सेल किसी एनिमल या प्लांट में स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होती है। हमारे शरीर की बेसिक यूनिट सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई होती है। सेल का फंक्शन हमारे शरीर में शरीर को स्ट्रक्चर देना है, शरीर से न्यूट्रिएंट्स लेकर उनसे एनर्जी को बनाना है और कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करना है जहाँ शरीर को जैसी जरूरत हो। सेल कितने प्रकार की होती है? सेल दो प्रकार की होती है। एक वो जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और एक वो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो जो बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वही यूकैरियोटिक सेल वो जो हम मनुष्यों में, जीव जंतुओं में और प्लांट्स में पाए जाते हैं। चलिए आज हम ये जानते हैं कि हमारा जो सेल है जो हम मनुष्यों में पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल, उसकी संरचना कैसी होती है। आगे की वीडियो में हम डिटेल में ये जानेंगे कि हमारे शरीर में सेल कैसे बनी हुई होती है और हर एक सेल के ऑर्गेनल्स का काम क्या क्या होता है। आज हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारी सेल कैसे बनी हुई होती है। देखिए, कोई भी सेल हो, किसी प्लांट की सेल हो या किसी भी एनिमल की हो या फिर कोई प्रोकैरियोटिक सेल ही क्यों ना हो, तीन चीज हर सेल में कॉमन होती है। एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल का साइटोप्लाज्म और तीसरा सेल के अंदर डीएनए मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल। देखिए, हम मनुष्यों के सेल में जो सबसे बाहरी परत है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है। ये दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, लिपिड की लेयर से। सेल मेम्ब्रेन के इसी बाउंड्री के अंदर सेल के अंदर की ओर एक जेल लाइक फ्लूइड भरा रहता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और बीच में इसी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग, सेल का कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये न्यूक्लियस ही तय करता है कि सेल को कब और क्या करना है। देखिए, इसी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर ही डीएनए क्रोमैटिन नाम के स्ट्रक्चर के रूप में होता है, जो कि डीएनए का ही एक उलझा हुआ रूप होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए राइबोसोम का निर्माण करता है। इसका संबंध भी डीएनए से ही होता है। राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। होता यह है कि राइबोसोम्स न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद या तो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं या फिर न्यूक्लियस से सटी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर चिपक जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम जाकर चिपक जाते हैं, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड जैसे मटेरियल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है। प्रोटीन और लिपिड जैसे मॉलिक्यूल इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के रूप में निकलते हैं, और वेसिकल्स के रूप में निकलने के बाद ये प्रोटीन वगैरह सीधे गोल्जी एपैरेटस या फिर इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, वहां पर चले जाते हैं, जहां पर इन प्रोटीन को इस स्वरूप में बना दिया जाता है कि सेल इन्हें यूज कर सके यूजेबल फॉर्म में, या फिर उनके ऊपर किसी अलग तरीके के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं इसी गोल्जी बॉडी में, जैसे कार्बोहाइड्रेट या लिपिड जैसे मॉलिक्यूल, जैसा जरूरत हो बॉडी को वैसा। ठीक इन्हीं संरचनाओं की तरह सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम, जो सेल के अंदर किसी भी डिब्री यानी वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाता है, उन्हें डिकम्पोज करता है। एक है हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल के अंदर पावर हाउस की तरह होता है, जो ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का काम करता है। देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियस के पास जो आप सिलेंड्रिकल शेप में संरचना देख रहे हैं, इसे सेंट्रोसोम कहते हैं। ये सेल के विभाजन के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल के अंदर जहाँ पर अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो है प्रोटीएसोम्स, जो कि अनयूज्ड प्रोटीन को डिकम्पोज करते हैं। ठीक उसी तरह ये है पैरोक्सिसोम्स, जो कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो सेल के अंदर बने हुए टॉक्सिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। और इस सेल के अंदर सभी ऑर्गेनेल्स सही से अपनी जगह पर इसीलिए रहते हैं क्योंकि सेल के अंदर एक साइटोस्केलेटन नाम की संरचना होती है, जो कि प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं, जो सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, एक मजबूत ढांचा बनाते हैं, जैसे हमारे शरीर में स्केलेटन होता है। ठीक उसी तरह देखिए, ये वीडियो इंट्रोडक्शन है सेल के बारे में। आगे हम सेल को ढंग से जानेंगे, एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में। तब तक आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। किसी भी सेल को उसके बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करने के लिए उस सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, सेल की बाउंड्री की तरह। जैसे शहरों में जमीन की प्लॉटिंग की बाउंड्री होती है जो डिफाइन करती है कि इसी बाउंड्री के अंदर किसी व्यक्ति की जमीन है, ठीक उसी तरह सेल की बाउंड्री का निर्धारण ये सेल मेम्ब्रेन करते हैं। देखिए, सेल की बाउंड्री जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं बहुत ही खास होती है। ये सेल मेम्ब्रेन निर्धारित करता है कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी या कौन कौन सी चीजें बाहर जाएंगी, और
और इन्हीं कारणों से सेल के अंदर किसी भी प्रकार का सिग्नल का आवागमन भी हो पाता है। ये सेल मेम्ब्रेन बने कैसे हुए होते हैं, चलिए सबसे पहले आज हम यही जान लेते हैं। देखिए हमारी सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड की 2 लेयर से। अगर आप इस फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो ऊपर का जो गोल सा भाग आप देख पा रहे हो, ये फॉस्फेट ग्रुप का मॉलिक्यूल होता है, जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, यानी ये वाटर लविंग मॉलिक्यूल होता है। ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए फ्रेंडली होते हैं। और इस गोल से बॉल के नीचे जो आप टेल देख पा रहे हो, ये 2 टेल असल में लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते हैं। ये मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन में इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप का मॉलिक्यूल बाहर और अंदर की ओर सरफेस पे रहता है, और बीच में यानी मेम्ब्रेन के लेयर के बीच में लिपिड की लेयर होती है। इससे होता यह है कि वाटर के मॉलिक्यूल कभी भी सेल के अंदर नहीं आ पाते हैं और लिपिड्स मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर आ पाते हैं। देखिए मेम्ब्रेन की लेयर में कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर या बाहर की ओर मूवमेंट कर पाते हैं, पर कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और इन मॉलिक्यूल को, जो बड़े बड़े हैं, अगर सेल को इसकी जरूरत है तो इन्हें सेल के अंदर प्रवेश करने के लिए सेल में एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये प्रोटीन सेल के सरफेस के ऊपर भी हो सकते हैं और सेल के अंदरूनी भाग पर भी हो सकते हैं, या सेल के मेम्ब्रेन के बिल्कुल आर पार भी हो सकते हैं। ये प्रोटीन किसी भी मॉलिक्यूल के आवागमन के लिए जिसकी जरूरत हो सेल को, ये प्रोटीन सेल के सरफेस पे रिसेप्टर की तरह हो सकते हैं या चैनल की तरह हो सकते हैं, जिनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे बहुत ही डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब देखिए इसी सेल मेम्ब्रेन में बीच बीच में कहीं कहीं पर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होते हैं, ताकि ये मेम्ब्रेन को एक मजबूत स्ट्रक्चर दे सके, जिससे कोई भी बाहरी मॉलिक्यूल आसानी से सेल के अंदर प्रवेश न कर सके। देखिए इसी मेम्ब्रेन से ही जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना, वो इसी मेम्ब्रेन से ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक हल्का सा अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए इस वीडियो के थ्रू कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। आगे हम बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही कठिन भाषा में नहीं, साधारण से साधारण भाषा में जानेंगे कि हमारे सेल का स्ट्रक्चर होता कैसे है, ये काम कैसे करता है। देखिए किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस को छोड़ दें तो जो भी मटेरियल उस सेल के अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप अक्सर ये देखे होंगे जब भी किसी सेल को प्रदर्शित करना होता है बायोलॉजिकल एनिमेटेड वीडियो में, तो आप देखे होंगे कि एक फ्लूइड लाइक मटेरियल सेल के अंदर रहता है, जिसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते रहते हैं। ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है जिसके अंदर पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जानते हैं साइटोप्लाज्म बना किन किन चीजों से होता है, इसका हमारे सेल में काम क्या क्या होता है। देखिए साइटोप्लाज्म दरअसल जेल लाइक मटेरियल होता है, जो कि 3 मुख्य चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक साइटोसोल, जो कि लगभग 55% भाग होता है इस साइटोप्लाज्म का। ये वाटर, कुछ डिसॉल्व आयन और कुछ स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। इसका काम ये होता है कि इसी साइटोसोल में ही सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सब इसी साइटोसोल में ही सस्पेंडेड रहते हैं, यानी साइटोसोल में ही ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। देखिए दूसरा कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म में होता है वो होता है ऑर्गेनेल्स, एक स्पेशल किस्म का लिविंग कंपोनेंट जो सेल के अंदर होता है। ऑर्गेनेल्स का मतलब ही होता है स्मॉल ऑर्गन, मतलब सेल के अंदर एक लिविंग ऑर्गन। एक ऑर्गेनेल्स का सेल के अंदर अलग अलग रोल होता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, लाइसोसोम्स वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है। हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना अलग ही काम है, आगे हम सबके बारे में जानेंगे। पर देखिए हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो तीसरा कंपोनेंट है उसे सेल इंक्लूजन कहते हैं। सेल इंक्लूजन वो जो सेल के अंदर नॉन लिविंग मटेरियल होता है, जैसे फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जैसे चीज जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे सेल ग्रहण करता है। अब ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होना होता है वो होता है। यही साइटोप्लाज्म सेल को शेप देता है। इसी साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड रहते हैं और किसी भी केमिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यही साइटोप्लाज्म मीडियम की तरह होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही छोटे से वीडियो में आप साइटोप्लाज्म को बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। लॉन्ग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है इसको समझाने के लिए। आगे सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे।
देखिए, जैसे हमारे शरीर में बोन्स होती हैं जो हमारे शरीर को एक मजबूत स्ट्रक्चर देती हैं, उसी स्ट्रक्चर का आधार लेकर पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण होता है। जैसे जब हम किसी बिल्डिंग को बनते हुए देखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले पिलर्स बनते हैं, छत ढाला जाता है, उसके बाद दीवार खड़ा करके पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है। ठीक उसी तरह हमारे सेल में भी एक ऐसी संरचना होती है जो पूरे के पूरे सेल को मजबूती प्रदान करती है, सेल को स्ट्रक्चर देती है, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं। और ये जो साइटोस्केलेटन होता है ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। चलिए साधारण सी भाषा में आज हम साइटोस्केलेटन के बारे में जान लेते हैं। ये साइटोस्केलेटन हमारे सेल के अंदर 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। पहला माइक्रोफिलामेंट बहुत ही थिन होता है जो कि प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। जैसा कि आप इसका नाम सुन पा रहे होंगे फिलामेंट, तो ये बिल्कुल धागे के आकार का ही होता है। लेकिन जितने भी फिलामेंट जो साइटोस्केलेटन में भाग ले रहे हैं उनमें से सबसे पतला होता है। ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है और लगभग 6 nm तक मोटा होता है। ये सेल के पेरिफेरी में होता है, मतलब सेल के चारों ओर किनारे की तरफ। और मान लीजिए कोई सेल अगर सीलिया वाला हो और फ्लैजेला वाला हो तो ये सीलिया और फ्लैजेला को सपोर्ट करता है। सीलिया जैसे हमारे इंटेस्टाइन की जो सेल होती है, वो जो हमारे लंग्स के अंदर सेल होती है जो म्यूकस के मूवमेंट में मदद कराती है, उन सभी सेल को ये सपोर्ट करता है। और फ्लैजेला वाली सेल वो जिसमें पूंछ निकली हुई होती है, जैसे हमारी स्पर्म सेल। दूसरा जो साइटोस्केलेटन बनाता है हमारे सेल में वो होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये फिलामेंट माइक्रोफिलामेंट से थोड़े मोटे होते हैं और ये लगभग 50 से भी ज्यादा प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और सेल के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ऑर्गेनल्स सेल में सस्पेंडेड रहते हैं वो स्टेबलाइज रह सके। तीसरा साइटोस्केलेटन हमारे सेल के अंदर जो होता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेल के अंदर सबसे थिक फिलामेंट होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और स्ट्रक्चर में ये हॉलो होते हैं, अनब्रांच्ड और लॉन्ग होते हैं। ये सेंट्रोसोम के अराउंड होते हैं और जो सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलते हैं हमारे सेल के अंदर से उन्हें डायरेक्शन देते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स। यही माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनमें सीलिया और फ्लैजेला निकली रहती है, उन सेल को ये मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत ही थोड़े से समय में बहुत सारी जानकारी दे पाने में सक्षम हो पाया हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए, ये हमारा सेल है जिसके बीच में न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस में डीएनए है। दरअसल डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए में बदलकर सेल के न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, जहां एमआरएनए राइबोसोम की मदद से जो भोजन के थ्रू अमीनो एसिड हमने लिया था उनको मैनेज करके नए सिरे से प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। हमारे सेल के अंदर यानी प्रोटीन का सिंथेसिस सेल न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए पर ही आधारित होता है। पर क्या आपको पता है कि जब साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो उसके बाद प्रोटीन के साथ होता क्या है? चलिए बहुत ही साधारण भाषा में आज हम ये बात जान लेते हैं। देखिए, हमारे सेल न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स से एक बहुत ही स्पेशल किस्म की संरचना का एक्सटेंशन होता है। ये संरचना दरअसल फास्फोलिपिड के मेम्ब्रेन की बनी हुई संरचना होती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एक जो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ होता है, उसमें न्यूक्लियस से बाहर निकल के आए राइबोसोम जाकर चिपक जाते हैं, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे दाने की तरह दिखने वाले राइबोसोम्स इसके सरफेस को खुरदुरा सा बना देते हैं, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे दरअसल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए भी होते हैं, इसीलिए जब ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेते हैं तो यही प्रोटीन सीधे इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आ जाता है। असल में जो आप सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी कहते हैं। इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होकर आए हैं वो वेसिकल्स के रूप में रहते हैं। जब प्रोटीन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टम में आ जाते हैं तो इनके साथ होता क्या है? दरअसल यहाँ पर इन प्रोटीन के साथ प्रोसेसिंग होता है। या तो इन प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाते हैं या फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल या लिपिड के मॉलिक्यूल, या इन प्रोटीन का सॉर्टिंग होता है। इनमें से कुछ प्रोटीन क्लीव हो जाते हैं जो बड़े आकार के होते हैं, जैसा हमारे शरीर को जरूरत होती है। प्रोसेसिंग के बाद इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बाहर निकलता है। तो या तो इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह, उनके लिए यूज हो जाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनल्स प्रोटीन कहते हैं।
मतलब सेल के अंदर ही इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन, या फिर ये उसी सेल के मेम्ब्रेन में अगर जरूरत हो तो वहां चले जाते हैं, या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर निकल जाते हैं शरीर की दूसरी जगह पर जहां पर जरूरत हो। पर ये प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी से होकर ही आगे बढ़ते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी में जाकर फर्दर प्रोसेस होते हैं, फिर ये आगे की ओर जहां पर जाना हो वहां पर जाते हैं। गोल्जी बॉडी भी हमारे शरीर का ही एक ऑर्गेनल है, इसका भी प्रोटीन के प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा रोल है। आगे की वीडियो में हम गोल्जी बॉडी के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद देखिए, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे होता है, इसका रोल इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत ज्यादा अलग होता है। इसकी संरचना भी थोड़ी अलग होती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दरअसल लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से ही बने हुए होते हैं, पर इनका काम बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए होता क्या है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे शरीर में स्टेरॉइड का सिंथेसिस करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जैसे सेक्सुअल हार्मोन। ये लिपिड्स को भी स्टोर करके रखते हैं ताकि जब जरूरत हो तब सप्लाई किया जा सके आसानी से। इसके लिए ये सेल के अंदर ही लिपिड का सिंथेसिस भी करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन जैसे मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड का निर्माण भी करते हैं, लिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके। इसके लिए इनके सरफेस पर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो लिपिड्स के साथ क्रिया करके जरूरत के हिसाब से फॉस्फोलिपिड का निर्माण कर सके। अब देखिए, जैसे मसल की सेल्स होती है ना, उनमें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह जाने जाते हैं, जो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, जो एक्शन पोटेंशियल में बहुत ज्यादा मददगार है। हार्ट के कंडक्शन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हार्ट के मसल में भी ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होते हैं। लिवर में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी प्रकार के जीनोबायोटिक्स और अल्कोहल वगैरह को ये डिटॉक्स करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया है। अब हमें जानना है गोल्जी बॉडी के बारे में। आने वाली वीडियो में हम गोल्जी बॉडी के बारे में जानेंगे। देखिए, जब हमारे सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है न्यूक्लियस से निकलने वाले mRNA और राइबोसोम की वजह से, तब वो प्रोटीन प्रोसेस होने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाते हैं, जहां पर प्रोसेस होने के बाद ये प्रोटीन सीधे जाते हैं गोल्जी बॉडी की तरफ। गोल्जी बॉडी हमारे सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में, उसके प्रोसेसिंग में और उसके पैकेजिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे आप गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस भी कह सकते हैं। देखिए, जहां पर मैं सेल के अंदर पॉइंट कर रहा हूं, ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? दरअसल गोल्जी कॉम्प्लेक्स कई सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, उससे बना हुआ होता है। ये सिस्टर्नी फॉस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, और एक सेल के अंदर कितना ज्यादा गोल्जी बॉडी होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो स्पेसिफिक टाइप की सेल कितना ज्यादा प्रोटीन रिलीज करती है। गोल्जी बॉडी का ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, गोल्जी बॉडी का वो भाग जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, या कहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, उसे सिस फेस, सिस गोल्जी नेटवर्क या एंट्री फेस कहते हैं। वही गोल्जी बॉडी का वो भाग जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसे ट्रांस फेस, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क या एग्जिट फेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन दोनों एग्जिट और एंट्री फेस के बीच में जो सिस्टर्नी होता है, उसे मीडियल सिस्टर्नी कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो प्रोटीन वेसिकल्स ट्रांसलेट होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले ये गोल्जी बॉडी की तरफ बढ़ते हैं, और जब ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ प्रोटीन के वेसिकल्स आपस में फ्यूज होकर गोल्जी बॉडी के सिस फेस या कहिए सिस गोल्जी नेटवर्क का निर्माण कर देते हैं। फिर जैसे ही ये जो नए नए प्रोटीन जो अब फ्यूज होकर सिस नेटवर्क का निर्माण कर चुके हैं, जब ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी के स्टैक पर आते हैं, तो ये इस सिस्टर्नी पर मौजूद एंजाइम से जाकर क्रिया करने लगते हैं, और जहां पर ये प्रोटीन मॉडिफाइड होते हैं, इससे इन प्रोटीन को ये निर्देश मिलता है कि आगे जाकर इन्हें कहां पर जाना है, किस लोकेशन पर जाना है। देखिए, प्रोटीन का मूवमेंट इस गोल्जी बॉडी में होता कैसे है? होता यह है कि यही सिस सिस्टर्नी वाला भाग मीडियल सिस्टर्नी का ही पार्ट बन जाता है, और पीछे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए कुछ प्रोटीन के वेसिकल्स यहाँ पर आकर फिर से नए सिस सिस्टर्नी वाले पार्ट का निर्माण कर देते हैं, और इसी मीडियल सिस्टर्नी का एक भाग आगे जाकर ट्रांस सिस्टर्नी का रूप ले लेता है, यानी आगे वाले सिस्टर्नी का पार्ट बन जाता है, और इसी आगे वाले सिस्टर्नी में ही प्रोटीन का सॉर्टिंग होता है। जिन प्रोटीन का सीक्वेंसिंग एक जैसा होता है, उन प्रोटीन का डिलीवरी किसी एक लोकेशन पर ही होता है। अब इसी ट्रांस सिस्टर्नी से ही प्रोटीन वेसिकल्स के रूप में बाहर निकलते हैं। कुछ प्रोटीन सेल के अंदर ही ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन में ही यूज हो जाते हैं,
कुछ प्रोटीन सेल के मेम्ब्रेन में चले जाते हैं और कुछ एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकलकर जहां पर जरूरत हो वहां पर चले जाते हैं। कुछ इस तरीके से प्रोटीन का पैकेजिंग और प्रोसेसिंग होता है सेल के अंदर। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद ये गोल्जी बॉडी या कहिए गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल लाइसोसोम का भी है। आगे हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे। तो अगला वीडियो लाइसोसोम के बारे में है। गोल्जी बॉडी के बारे में मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओ। आप ये बात समझे हैं कि नहीं, ये बात मुझे आप नीचे कमेंट करके बताना। सेल एक लिविंग यूनिट है और एक लिविंग यूनिट अपने अंदर बहुत सारी केमिकल क्रियाओं को करती रहती है। उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का निर्माण भी होता ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि सेल के अंदर जो कचरा भर जाता है, जो सेल फूड को प्रोसेस करके वेस्ट मटेरियल के रूप में बनाता है, उसे सेल साफ कैसे करता है? और बाय चांस अगर सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस घुस जाए तो सेल उसे मारता कैसे है, उसकी सफाई करता कैसे है? आज इस वीडियो में हम अपने सेल के एक बहुत ही बड़े डिफेंसिव ऑर्गेनेल जो हमारे सेल के अंदर कचरा को साफ करता है उसके बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए, सेल की सफाई करने वाला जो ऑर्गेनेल हमारे सेल के अंदर पाया जाता है उसे लाइसोसोम कहते हैं। अब हमें ये जानना है कि लाइसोसोम का निर्माण सेल के अंदर होता कैसे है। देखिए, कुछ स्पेसिफिक टाइप के जीन जो कि हमारे डीएनए में पाए जाते हैं वो एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन का निर्माण करते हैं साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीन जाते हैं सीधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, जहां पर इन प्रोटीन के साथ मॉडिफिकेशन होता है, जहां पर ये स्पेशल किस्म के प्रोटीन लाइसोसोमल सॉल्युबल प्रोटीन के रूप में बन जाते हैं। अब ये प्रोटीन लिपिड बाइलेयर के वेसिकल्स में पैक होकर गोल्जी बॉडी की तरफ बढ़ जाते हैं। गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए इस प्रोटीन के ऊपर एक बहुत ही स्पेशल किस्म के मॉलिक्यूल मैनोज 6 फॉस्फेट को ऐड कर देता है, जिससे इन प्रोटीन के ऊपर एक टैग लग जाता है कि ये लाइसोसोमल सिस्टम के लिए ही उपयोग में होंगे। देखिए, प्रोसेसिंग के बाद जब गोल्जी बॉडी से ये प्रोटीन वेसिकल्स के रूप में बाहर निकलते हैं तो इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए रहते हैं। एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है। वो एंजाइम जो किसी भी प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को आसानी से डिसॉल्व कर सकता है, उन्हें डिग्रेड कर सकता है। मतलब अब ये पूरी तरीके से लाइसोसोम में बन चुका है। अब मान लीजिए कोई भी बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की संरचना जो कि सेल के अंदर काम की नहीं है, अगर वो बाहर से सेल के अंदर आ रही है एंडोसाइटोसिस के थ्रू, या सेल के अंदर ही वेस्ट मटेरियल बन रहा है जिसका सेल के लिए कोई उपयोग नहीं है, तो इन मटेरियल के ऊपर सबसे पहले लिपिड की एक लेयर चढ़ जाती है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जब कोई बैक्टीरिया या वायरस बाहर से सेल के प्लाज्मा में आता है तो सेल मेम्ब्रेन से ही लिपिड की लेयर इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर चढ़ जाती है। इन्हें फैगोसोम कहते हैं। और अगर अंदर कोई मॉलिक्यूल जो किसी काम का नहीं है, अगर उसे डिग्रेड करना होगा तो सेल के अंदर ही हमेशा लिपिड के फ्री वेसिकल्स तैरते रहते हैं। और बिना काम के कोई भी मटेरियल हो सेल के अंदर, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनेल ही क्यों ना हो, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कोई भी क्यों ना हो, उसके ऊपर ये वेसिकल्स की लेयर सराउंड होकर इनके ऊपर एक कंपार्टमेंट सा बना देते हैं। इन्हें ऑटोफैगोसोम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद यही वेसिकल्स के रूप में बने मटेरियल जिन्हें सेल के अंदर से हटाना है, जब लाइसोसोम के संपर्क में आते हैं तो लाइसोसोम के मेम्ब्रेन से निकले हुए एंजाइम इन वेसिकल्स के अंदर घुस जाते हैं और इन्हें पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यही डिस्ट्रॉय हुआ मटेरियल अब एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकल जाता है और ब्लड के थ्रू, किडनी से होता हुआ, यूरिन के थ्रू या बाकी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। और कुछ इस प्रकार से हमारा सेल सभी प्रकार की गंदगियों से साफ हो जाता है। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है हमारे सेल के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम शब्दों में आपको बहुत सारी जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ। आपने ये तो सुना ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर पावर हाउस की तरह होता है। यही हमारे सेल के अंदर एनर्जी बनाता है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई भी काम कर पाते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण करता कैसे है? चलिए सबसे पहले आज हम यही जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि किसी भी सेल में इस माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी ज्यादा होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेल को उसके मेटाबॉलिज्म के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर कुछ सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। जैसे मसल सेल के अंदर इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मसल सेल को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, एनर्जी की आवश्यकता होती है मसल सेल को। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। दोनों ही फास्फोलिपिड की लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है जिसमें साइटोसोल की तरह फ्लूइड भरा रहता है। और ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई सारे फोल्ड को बनाता है
जिससे इस मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया का अंदरूनी भाग कई सारे कंपार्टमेंट में बढ़ जाता है जिसे क्रिस्टा कहते हैं और इसके अंदर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स भरा रहता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस जिसमें बहुत सारे काम के एंजाइम्स, सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम भरे रहते हैं। देखिए, सर्कुलर डीएनए होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल में बहुत ही आसानी से डिवाइड होकर नया माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं, उसे सेल डिवीजन की आवश्यकता नहीं होती है। राइबोसोम की मदद से इसके अंदर ये अपने काम के प्रोटीन को सिंथेसिस भी कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अब आता है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करता कैसे है। और याद रखिएगा, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एनर्जी का बनाना एक बहुत ही अलग प्रोसेस है। उसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 4 चरणों में होता है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी बनाने के लिए। चलिए ये बात जानते हैं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, जब हम भोजन खा लेते हैं और भोजन में कार्बोहाइड्रेट पचकर ग्लूकोज बना लेता है और यही ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है तो इसका ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेज। ग्लूकोज दरअसल 6 कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ होता है और ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद यही ग्लूकोज अब 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पाइरुवेट में बदल जाता है और इस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल NADH का भी प्रोडक्शन होता है। ये NADH बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। देखिए, यही पाइरुवेट मॉलिक्यूल अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं और अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का दूसरा स्टेज चालू होता है, पाइरुवेट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में पाइरुवेट एसिटिल CoA में बदल जाता है 2 कार्बन वाले अणु में और इसमें नेट 4 NADH और 1 FADH2 जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, उसका निर्माण होता है। इसमें कुल 1 ATP एनर्जी का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी होता है और ये जो दोनों स्टेज है ना, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये एनएरोबिक प्रोसेस होते हैं। इसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन का तीसरा स्टेज चालू होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल। इसमें बहुत सारे एंजाइम एसिटिल CoA के साथ रिएक्शन करके एंड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सेलो एसिटेट एसिड का निर्माण करते हैं और इसमें कुल 6 NADH मॉलिक्यूल, 2 FADH2 मॉलिक्यूल, 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 2 ATP का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, पर इनडायरेक्टली ऑक्सीजन पर यह प्रोसेस बहुत ज्यादा निर्भर करता है, इसीलिए इसे एरोबिक प्रोसेस कहा जाता है। देखिए, इन सब प्रोसेस के बाद अब एनर्जी प्रोडक्शन का यानी ATP प्रोडक्शन का मेन स्टेज आता है, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन कहते हैं और इसमें मूलतः भाग लेता है ये NADH और FADH2 जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, जो कि अभी पिछले के 3 प्रोसेसेस में बहुत सारे बन गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ शरीर में फॉर्म होते हैं, प्रोटीन और विटामिन के थ्रू, और इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करके इस आखिरी स्टेज पर लेकर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। होता क्या है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इन्हीं NADH और FADH2 मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही लंबा है और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को बाहर की ओर पंप करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन की तरफ, और इस प्रोसेस में अब ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होती है। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके वाटर का निर्माण भी करता है। जो आप ये बड़ा सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, इसे ATP सिंथेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब यही बाहर हुए पंप प्रोटॉन इसी ATP सिंथेस से होते हुए अंदर की ओर आते हैं तो ये ATP मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं 4 हाइड्रोजन आयन से, यानी 4 प्रोटॉन से 1 ATP मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। और कुछ इस तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ गए होंगे, कम से कम एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा आपको कि ये माइटोकॉन्ड्रिया काम कैसे करता है। देखिए, जब हम अपने सेल के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे सेल के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है जो पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। बिल्कुल ये सेल की ब्रेन की तरह होता है। इसी में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और इसी में मौजूद जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही हमारा शरीर अपने जीन के अकॉर्डिंग प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और पूरे के पूरे शरीर में यही प्रोटीन फंक्शन करते हैं। अगर ये समझ गए तो बहुत हद तक आप ये समझ जाओगे कि हमारा शरीर बना कैसे हुआ
हुआ है, हमारे माता पिता का रोल क्या है हमारे शरीर के फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू लेंगे इस सेल के सेंटर के बारे में जानने के लिए। देखिए, इस सेल के सेंटर को, सेल के इस ब्रेन को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है हमारे सेल के अंदर। न्यूक्लियस भी फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है इसमें। जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक उसी तरह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बस अंतर इतना होता है कि इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स में से कुछ छोटे छोटे राइबोसोम बाहर निकलकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर भी एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जैसी चीजें होती हैं, और कुछ ऐसे प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं जो न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, जिसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, बिल्कुल साइटोस्केलेटन की तरह। इसी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसके वजह से हमारा शारीरिक स्ट्रक्चर निश्चित हो पाता है। इसमें वो बिल्कुल एक धागे की मैश की तरह होते हैं, बिल्कुल बिखरा हुआ सा, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन कुछ डीएनए और आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। जब सेल के डिवीजन की बारी आती है तो यही क्रोमैटिन एक जगह एकत्रित होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं। आई एम श्योर आप लोग क्रोमोसोम का नाम तो जरूर सुने होंगे, पर यही क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर ही एक बहुत ही बिल्कुल डार्क कलर का गोल गेंद के गुच्छे की तरह संरचना बना लेता है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। इसी के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। न्यूक्लियोलस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक कंटिन्यूअस संरचना होती है। इसमें भी कुछ प्रोटीन, आरएनए स्ट्रैंड और डीएनए मौजूद होता है। इसमें ही राइबोसोम के प्रीकर्सर मौजूद होते हैं, जो आगे चलकर राइबोसोम बना लेते हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत मदद करते हैं। जब हम इन्हीं डीएनए, आरएनए और इसी डीएनए और आरएनए की वजह से बनने वाले प्रोटीन को जब समझेंगे, तब हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लियस का काम हमारे शरीर में होता क्या है। आने वाली वीडियो में हम डीएनए, आरएनए और उससे बनने वाले राइबोसोम के बारे में भी जानेंगे। आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। ये बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू है न्यूक्लियस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आने वाली वीडियो में हम डीएनए और आरएनए को बहुत ही ढंग से समझ जाएंगे। हमारी लंबाई कितनी बढ़ेगी, हमारे आंखों का कलर कैसा होगा, हमारे बाल घुंघराले होंगे या सिल्की होंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सेल के अंदर मौजूद जो जीन है, जो हम अपने माता पिता से आनुवांशिक तौर पर पाए हैं, वो कौन से सीक्वेंस में है। यही डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए को बनाता है, और यही आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू अमीनो एसिड से प्रोटीन को बनाता है। यही प्रोटीन पूरे शरीर भर में घूम घूम कर हमारे पूरे शरीर के कामकाज को करते हैं। यही इम्यूनिटी में काम करते हैं, यही एंजाइम होते हैं, यही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ये डीएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज ये बहुत बड़ी मिस्ट्री हम क्लियर कर ही देते हैं कि डीएनए होता क्या है, जीन क्या होता है और इसका काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सब कुछ। देखिए, जब हम अपने सेल के अंदर जाएंगे तो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए बिल्कुल धागे की मैश की तरह, बिल्कुल उलझे हुए धागे की तरह, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, उसके अंदर निहित रहता है। और इसके अलावा डीएनए दरअसल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए के रूप में। बहुत ही स्पेशल होता है ये, केवल और केवल मदर से ही बच्चों में पास होता है ये। इस पर तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर हम अपने न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे कि न्यूक्लियस क्रोमैटिन के रूप में डीएनए को अपने अंदर संग्रहित किया हुआ है। इस डीएनए को जब हम थोड़ा सा खींच कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड के रूप में, बिल्कुल सीढ़ीनुमा संरचना के रूप में बना हुआ है। चलिए इसके संरचना को थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। मान लीजिए कि डीएनए बिल्कुल एक सीढ़ीनुमा संरचना है। वो सीढ़ी जो बांस की सीढ़ी होती है, जनरली हमारे देश में कई जगह पर आपने उसे देखा होगा। इस सीढ़ी का ये जो दोनों बांस वाला साइड है, मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है। वो डीएनए का ये स्ट्रैंड बना हुआ होता है फॉस्फेट और शुगर के मॉलिक्यूल से, इसीलिए इसे फॉस्फेट शुगर बैकबोन कहा जाता है डीएनए का। और ये जो आप बिल्कुल डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में डंडेनुमा जो संरचना देख रहे हैं, जो बिल्कुल बांस वाली सीढ़ी के स्टेप की तरह संरचना बना हुआ है, वो नाइट्रोजनस बेस के मॉलिक्यूल से बनी हुई संरचना है। ओवरऑल बात करें तो डीएनए 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर जिसे डीऑक्सीराइबोस के नाम से जानते हैं, और नाइट्रोजनस बेस। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 प्रकार का होता है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन में 2 मॉलिक्यूल आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन नाम के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। जब यही नाइट्रोजनस बेस और शुगर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और जब यही न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से आकर जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बनाता है। और जब यही न्यूक्लियोटाइड के 13 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोवैलेंटली बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है। इसमें कैच ये है कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है उनका एक स्पेशल सीक्वेंसिंग होता है।
एक प्रकार का नाइट्रोजनस बेस केवल स्पेसिफिक टाइप के नाइट्रोजनस बेस के साथ ही जुड़ता है। जैसे एडेनिन केवल थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एडेनिन साइटोसिन या गुआनिन थाइमीन के साथ जुड़ जाए। और यही नाइट्रोजनस बेस की अवस्थिति इस फॉस्फेट शुगर बैकबोन के ऊपर तय करता है कि किसी स्पेसिफिक कोड को बनाने वाले जीन कैसे होंगे। देखिए, जीन डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेस का कुछ ऐसा सीक्वेंसिंग होता है जो कोई स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को बना सकता है, और यही स्पेसिफिक प्रोटीन पूरे शरीर भर में जाकर काम करते हैं। डीएनए के ऊपर कुछ ऐसे पोर्शन भी होते हैं जो किसी भी प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। चलिए, इतना जानना काफी होगा। अब हमें ये जानना चाहिए कि हमारा ये डीएनए ये काम कैसे करता है। डीएनए का मेन फंक्शन हमारे सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस करना होता है, और यही प्रोटीन हमारे शरीर भर में सारे के सारे महत्वपूर्ण फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए को आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम अनवाइंड करके इसी डीएनए के कोडिंग की सहायता से एक मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ये आरएनए पॉलीमरेज दरअसल डीएनए पर मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस को रीड करके उन्हीं के अकॉर्डिंग बेसिस को पेयर करके मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं। जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो हम सभी प्रकार के आरएनए को भी जानेंगे। यही एमआरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर निकलता है तो राइबोसोम के दो सब यूनिट इन्हीं एमआरएनए के ऊपर और नीचे की ओर से इसे ढक लेते हैं और इसको रीड करना शुरू कर देते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद अमीनो एसिड जो भोजन के पचने के बाद हमें मिला है, अब ट्रांसफर आरएनए के सहायता से राइबोसोम द्वारा रीड होने लगते हैं और एक निश्चित अरेंजमेंट में व्यवस्थित होने लगते हैं, जिसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहते हैं। हम ट्रांसफर आरएनए के बारे में भी जानेंगे अगले वीडियो में, लेकिन चलिए फिलहाल अभी इस प्रोसेस पर आते हैं। जब अमीनो एसिड एक निश्चित अरेंजमेंट में व्यवस्थित हो जाते हैं तो ये एक स्पेशल किस्म के प्रोटीन को बना लेते हैं। यही प्रोटीन हमारे शरीर में स्किन को कलर दे सकता है। अगर सेल मेलानोसाइट है तो यही प्रोटीन एंजाइम बनते हैं। यही प्रोटीन हार्मोन बन सकता है। जैसा शरीर की सेल हो वैसे ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और पूरा का पूरा शरीर इन्हीं प्रोटीन के आधार पर फंक्शन कर पाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को आरएनए का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि स्कूल में बहुत ही कम ऐसे टीचर हैं जो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकें। स्कूल एक व्यवसाय की तरह है, ना कि आपको एजुकेट करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको हम आरएनए के बारे में एक साधारण सा ओवरव्यू तो दे ही देंगे, जिससे आपको इसको समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आरएनए का निर्माण डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा। देखिए, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इस डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नाम का शुगर होता है, इसलिए इसे डीएनए कहते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज नाम का शुगर होता है। देखिए, जब हम अपने न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो हमें अपना डीएनए मिलेगा। ये बात मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए, होता यह है कि जब हमारे डीएनए पर मौजूद कुछ स्पेसिफिक जीन एक्टिव हो जाते हैं तो इन्हीं एक्टिव जीन के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम आकर अटैच हो जाता है और डीएनए के ऊपर ये एंजाइम मूव करने लगते हैं। जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के ऊपर आया, ये डीएनए को अनवाइंड करके डीएनए के फ्री बेसिस को रीड करते हुए आरएनए का निर्माण करना शुरू कर देता है। डीएनए के ऊपर जो मौजूद कोड होता है वही निश्चित करता है कि निर्मित होने वाले आरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस के ऑर्डर होंगे वो किस ऑर्डर में अरेंज होंगे। बस अंतर इतना है कि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल नाम का नाइट्रोजनस बेस होता है और बाकी के एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन सेम वैसे ही रहते हैं जैसे डीएनए में होता है। देखिए, इस प्रोसेस को जिसमें डीएनए के थ्रू आरएनए का निर्माण हो रहा है इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इससे पहले कि निर्मित हुआ आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकले अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसेस होते हैं। कुछ व्यर्थ के पोर्शन जो आरएनए में बन गए हैं उन्हें कट करके दोबारा से आरएनए को जोड़ा जाता है और फिर अब प्रोसेस हुआ आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल पाता है। देखिए, आरएनए में केवल एक स्ट्रैंड होता है, वैसे नहीं जैसे डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है। ये स्ट्रैंड भी फॉस्फेट शुगर के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है और इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस के मॉलिक्यूल ऐड रहते हैं। और अब आते हैं मेन बात पर, डीएनए से बना आरएनए कितने प्रकार का होता है और अलग अलग आरएनए का हमारे शरीर के अंदर फंक्शन क्या क्या है, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारे सेल में मौजूद आरएनए 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का आरएनए है मैसेंजर आरएनए, जिसे एमआरएनए के नाम से भी जानते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसे टीआरएनए के नाम से भी जानते हैं, और राइबोसोमल आरएनए जिसे आरआरएनए के नाम से भी जानते हैं। देखिए, मैसेंजर आरएनए
ये न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद डीएनए के एक स्पेशल सीक्वेंस से बनता है, जो कि डीएनए पर एक स्पेशल जीन है। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद इसका प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग के बाद ये एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह न्यूक्लियस में ही मौजूद डीएनए में मौजूद एक स्पेशल किस्म का जीन सीक्वेंसिंग होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करता है, टीआरएनए। और ये टीआरएनए अन्य आरएनए से स्ट्रक्चर में बहुत अलग होता है। इनमें प्रोसेस के बाद इनका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल जाता है और ये भी साइटोप्लाज्म में आकर फंक्शन करते हैं। उसी तरह सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसमें भी डीएनए, जो कि क्रोमेटिन के रूप में न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही बहुत ही डेंस क्रोमेटिन का एक नेटवर्क बना लेता है, जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाला डीएनए बहुत ही स्पेशल किस्म का होता है, जिसे राइबोसोमल डीएनए कहते हैं। ये राइबोसोमल डीएनए एक स्पेशल किस्म के जीन सीक्वेंसेस से बना हुआ होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। यही राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं, जो कि प्रोटीन के निर्माण में बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, अब ये तीनों आरएनए मिलकर काम कैसे करते हैं। तीनों आरएनए सिंथेसिस होकर जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, तो होता यह है कि सबसे पहले राइबोसोम, जो कि राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ है, वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाता है। और फिर ट्रांसफर आरएनए, जो भोजन के थ्रू हमने अमीनो एसिड लिया था, प्रोटीन के छोटे छोटे मोनोमर्स अपने ऊपर अटैच करके राइबोसोम और एमआरएनए के ऊपर आकर दोनों के साथ कंबाइन होकर नीचे एमआरएनए के कोड को रीड करता है और प्रोटीन को उसी के अकॉर्डिंग सिंथेसिस करता है, यानी अमीनो एसिड को एक निश्चित अरेंजमेंट में अरेंज करता है, जैसा एमआरएनए में नीचे कोडिंग हुई होती है। और इस प्रकार से हमें हमारे काम का प्रोटीन मिल जाता है। जैसी हमारी जेनेटिक्स होती है, ठीक वैसा ही प्रोटीन हमें मिलकर हमें प्राप्त होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आरएनए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कम से कम शब्दों में। आप ये बात मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक ऐसा स्पेशल ऑर्गेनेल है हमारे सेल के अंदर, जो एमआरएनए और टीआरएनए को रीड करके हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। ये स्ट्रक्चर भी आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है, पर इसमें बहुत ही स्पेशल प्रोटीन का कॉम्बिनेशन भी होता है। ये स्पेशल ऑर्गेनेल जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है हमारे शरीर के अंदर, इसे राइबोसोम कहते हैं, यानी हमारे शरीर में प्रोटीन की फैक्ट्री। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं राइबोसोम के बारे में। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि हम मनुष्यों के अंदर जो सेल पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। और बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, जिसमें सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, जैसे हम मनुष्यों में, प्लांट्स में, इनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है। वही सिंगल सेल और बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये S क्या है, ये 70S क्या है, ये 80S क्या है। देखिए, ये S स्वेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, जो एक टाइम का यूनिट है। देखिए, जब भी हम कोई ब्लड सैंपल वगैरह लेते हैं टेस्ट के लिए, तो उसे सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में रखकर उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी घुमाते हैं। कुछ सेकंड के बाद होता यह है कि ब्लड में मौजूद जितने भी सॉलिड तत्व होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह, जो भी, वो सब एक निश्चित समय तक घुमाने के बाद उसी परख नली में नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पर वो सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स जब नीचे सेडिमेंट के रूप में बैठ जाते हैं, तो उसे स्वेडबर्ग कांस्टेंट के रूप में नापा जाता है। और एक स्वेडबर्ग कांस्टेंट में 10⁻⁻13 सेकंड्स होते हैं। अब देखिए, हमारे न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूक्लियोलस होता है, उसमें एक स्पेशल किस्म का जीन सीक्वेंसिंग वाला डीएनए होता है, जिसे राइबोसोमल डीएनए कहते हैं। राइबोसोमल डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आरएनए का निर्माण करता है, यानी राइबोसोमल आरएनए। और जो आरएनए निर्मित हुआ है वो 45S प्रकार का होता है, यानी 45 स्वेडबर्ग कांस्टेंट का। ये 45S प्रकार का आरएनए 3 भागों में टूट जाता है। उसके बाद ये 28S, 5.8S और 18S आरएनए में टूट जाता है। और ध्यान रहे, यहाँ पर S स्वेडबर्ग कांस्टेंट है। एक स्पेशल किस्म का 5S प्रकार का आरएनए दरअसल न्यूक्लियस में बनता है, वो भी इसी आरएनए का ही पार्ट होता है और राइबोसोम में अपना रोल प्ले करता है। अब देखिए, होता यह है कि न्यूक्लियस के बाहर ही एक स्पेशल किस्म का आरएनए की मदद से प्रोटीन की संरचना होती है, जिसे राइबोसोमल प्रोटीन कहते हैं। होता यह है कि 28S, 5.8S और 5S प्रकार का आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर बना है, वो आपस में जुड़कर और इस राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जुड़कर राइबोसोम का लार्ज सब यूनिट का निर्माण कर लेते हैं। आपको बता दें कि राइबोसोम 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, 2 सब यूनिट से। वही 18S प्रकार का आरएनए इस प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोम का स्मॉल यूनिट का निर्माण करता है। और ये दोनों ही यूनिट जब न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, तो एमआरएनए के ऊपर आकर अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं, टीआरएनए के साथ कंबाइन होकर। देखिए, ये बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइबोसोम हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि यही अमीनो एसिड को रीड करके प्रोटीन सिंथेसिस में अपना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात मैंने इतने छोटे से समय में समझा पाने में सक्षम हो पाया हूँ। जो भोजन हम खाते हैं और पचकर वही भोजन जब हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल के अंदर पहुंचते हैं तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, हमारे सेल के किसी पुराने ऑर्गेनेल को खत्म करना, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, ये सब काम हमारे लाइसोसोम का ही होता है। ठीक लाइसोसोम की तरह हमारे सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल है जो कि लिपिड के बाइलेयर से ही मिलकर बना हुआ होता है, जैसे लाइसोसोम होता है। बस अंतर इतना है कि हमारे सेल के अंदर ये फैटी एसिड को प्राइमरीली डिग्रेड करता है और इसी की मदद से ही फैटी एसिड को कोलेस्टेरॉल में बदला जा सकता है। ये ऑर्गेनेल पेरोक्सिसोम्स के नाम से जाना जाता है और ये बिल्कुल लाइसोसोम की तरह ही होता है, पर लाइसोसोम से थोड़ा छोटा होता है आकार में। सेल में इसका काम क्या होता है कि ये प्राइमरीली फैटी एसिड को और कुछ अमीनो एसिड को सबसे पहले ऑक्सीडेज एंजाइम के जरिए ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का एक केमिकल बना देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये सेल के लिए टॉक्सिक होता है और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को सेल से बाहर निकालने का काम भी यही पेरोक्सिसोम ही करता है। पेरोक्सिसोम्स के अंदर एक और स्पेशल किस्म का एंजाइम पाया जाता है जो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी वाटर और ऑक्सीजन में तोड़कर शरीर से इस टॉक्सिक को बाहर निकालता है। ये कैटालेज नाम का एंजाइम होता है। ये दोनों ही एंजाइम पेरोक्सिसोम्स के अंदर भरे रहते हैं और एक पेरोक्सिसोम दरअसल हमारे सेल के अंदर ही सिंथेसिस होता है। एक और ऑर्गेनेल के बारे में आपको बताते हैं। प्रोटीजोम नाम का एक और ऑर्गेनेल हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, जो सेल के अंदर जो डैमेज्ड प्रोटीन सिंथेसिस हो जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है, जो बीमारी ही पैदा कर सकते हैं सेल के अंदर, उन्हें ये डिग्रेड करने का काम करता है। होता ये है कि जब भी कोई प्रोटीन किसी काम का नहीं होता है तो उसके ऊपर यूबिक्विटीन नाम का एक और प्रोटीन अटैच हो जाता है और अटैच होकर ये बताता है प्रोटीएसोम्स को कि अब इस प्रोटीन को डिग्रेड करना है, ये किसी काम का नहीं है। ये प्रोटीएसोम्स दरअसल प्रोटीन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। ऊपर और नीचे इसके एक एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट की तरह संरचना बनी होती है और बीच में इसके एक बैरल नुमा संरचना बना रहता है, जहां पर अंदर प्रोटीन की प्रोसेसिंग होती है। इन डैमेज प्रोटीन का ऊपर से प्रोटीन आता है, बीच में प्रोसेस होकर ये डिग्रेड हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में और नीचे से बाहर निकल जाता है। और कुछ इस तरीके से ये दो ऑर्गेनेल प्रोटीएसोम्स और पेरोक्सिसोम्स हमारे सेल में सफाई का काम करते हैं। एक ऐसा स्पेशल डीएनए है हमारे शरीर के अंदर जो केवल और केवल हमारी माता से ही हमारे शरीर के अंदर आता है। ये स्पेशल डीएनए हमारे न्यूक्लियर डीएनए से बहुत ज्यादा अलग होता है। बहुत सारी बीमारियां केवल इस स्पेशल किस्म के जेनेटिक्स से ही हमें हो जाती है और ये जेनेटिक्स मनुष्य की है ही नहीं। ये कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो मनुष्य हजारों हजारों सालों से अपने शरीर के अंदर ढो रहा है। जानता हूँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे। आपको पूरी बात बताते हैं कि ये स्पेशल डीएनए हमारे शरीर के अंदर आ कहां से गया है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हजारों हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने किन्हीं कारणों से एक स्पेशल किस्म के बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया था, या कहिए बैक्टीरिया के भी एंसेस्टर्स को। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में पच भी नहीं पाया और हमारे सेल के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया का रूप ले लिया। इस बात का अंदेशा तब लगाया गया जब ये देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था जो कि एक सर्कुलर डीएनए के रूप में था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना राइबोसोम भी था जो खुद ही प्रोटीन बना सकता था और ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फंक्शन भी करता था। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्पेशल किस्म का डीएनए सर्कुलर डीएनए के रूप में पाया जाता है। डबल स्ट्रैंड होता है ये भी, और ये हैप्लॉइड होता है। मतलब इसमें दो पक्षों का जेनेटिक्स नहीं होता है, केवल माता पक्ष का ही जेनेटिक्स होता है। जब एक स्त्री का एग और पुरुष का स्पर्म आपस में मिलते हैं तो होता यह है कि पुरुष का स्पर्म तो आकार में बहुत छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा। जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया पुरुष के स्पर्म में होती है वो इस स्पर्म के टेल को मूवमेंट कराने के चक्कर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब तक स्पर्म एग में घुसकर अपना जेनेटिक्स एग के साथ मिलाता है तब तक पुरुष के स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। केवल और केवल महिला के एग में मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वही मौजूद रहती है एग को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। इसीलिए जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर माँ का ये स्पेशल माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए होता ही होता है, भले से ही पिता का हो चाहे ना हो। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन बैक्टीरिया से है, इसीलिए ये हमारे शरीर में एंडोसिम्बायोसिस के प्रोसेस के तहत जिंदा रहते हैं। शरीर इनको पोषण देता है और ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर कुल 37 जेनेटिक्स पाई जाती हैं, जिसमें से 22 टीआरएनए, 2 आरआरएनए और 13 पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करने वाले जीन्स मौजूद होते हैं।
और ये सभी जो प्रोटीन बनता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले प्रोटीन का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ये सारे प्रोटीन एटीपी सिंथेस में मदद करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। आपको बता दें कि अगर हमारे माता पक्ष में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होगी और वो बीमारी वाली जेनेटिक्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू अगर फर्टिलाइज होने वाले एग में बहुत ज्यादा है तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको भी वो जेनेटिक बीमारी जरूर होगी। जेनेटिक्स अपना फिनोटाइप जरूर दिखाएगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो जेनेटिक्स थी वो हम सभी के अंदर इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर निहित है। यानी हम सभी मातृपक्ष से किसी न किसी रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ये बात माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के स्टडी से सामने आया है। भले ही हमारा वाई हैप्लो ग्रुप कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन हम सभी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के थ्रू इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये एक हैप्लॉइड डीएनए है इसीलिए इनमें म्यूटेशन भी बहुत तेजी से होता है। यानी समय के साथ इन डीएनए में बहुत तेजी से बदलाव भी देखने को मिलता है जिससे कुछ लोगों में बहुत ही जल्दी बुढ़ापा और तरह तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती है। ये हमारे न्यूक्लियर डीएनए से 10 गुना ज्यादा तेजी से म्यूटेट हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको छोटे से वीडियो में बता पाने में सक्षम हो पाया हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए, जब एक नया नया सेल डिवाइड हुआ होता है अपने पेरेंट सेल से तो सबसे पहले वो पोषण ले लेकर खुद को बड़ा करता है और खुद को बड़ा करने के साथ ही वो अपने जेनेटिक मटेरियल को भी साइज में 2 गुना कर लेता है। फिर बाद में वो सेल क्या करता है, अपने आप को 2 भागों में बांटकर हमारे शरीर में ग्रोथ का काम करवाता है। हमारी सेल अगर संख्या में बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर का ग्रोथ भी होगा और साथ ही साथ जो पुराने डेड सेल हो जाते हैं जिनका शरीर में अब कोई काम नहीं रहता उन्हें रिप्लेस करने का काम भी सेल डिवीजन के थ्रू ही होता है। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी ये वीडियो देखते देखते ही आप में न जाने कितने हजारों करोड़ों सेल डिवाइड हो गए होंगे। अब ऐसी चीज आपके शरीर में चल रही है और आपको पता ना हो, ये तो बिल्कुल अन्याय है स्वयं के साथ। चलिए जानते हैं कि सेल डिवीजन आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको सेल साइकिल के बारे में समझना पड़ेगा। ये शब्द आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सेल साइकिल। जैसे ही कोई नई सेल का निर्माण हुआ होता है तो सबसे पहले जरूरी ये होता है कि सेल पोषण लेकर अपने आकार को बढ़ाए। एक सेल में कई सारी क्रियाएं होती रहती हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस वगैरह होता रहता है जो इनके साइज को बड़ा करने में मदद करते हैं। जो सेल साइकिल होती है वो 2 भागों में बटी हुई होती है। एक वो जब सेल अपने आप को पोषण देकर अपना साइज बड़ा करती है और दोबारा से डिवीजन के थ्रू 2 सेल में बटने की तैयारी करती है, इसे इंटरफेस कहते हैं। और सेल साइकिल का दूसरा भाग होता है माइटोसिस। जब शरीर में गैमेट सेल जैसे स्पर्म और एग के अलावा बाकी के शरीर सेल जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं अपना डिवीजन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि हमारे शरीर में गैमेट सेल यानी सेक्स सेल के अलावा जो भी सेल्स होती हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स कहते हैं। देखिए, ये जो इंटरफेस होता है जिसमें सेल अपने आप को पोषण देकर आकार में बड़ा करती है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। G1 फेज जिसे गैप 1 फेज या ग्रोथ 1 फेज के नाम से भी जानते हैं, S फेज जिसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, G2 फेज जिसे गैप 2 या ग्रोथ 2 फेज के नाम से भी जानते हैं। और ये पूरी सेल साइकिल लगभग 24 घंटे की होती है। कुछ स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जो एक बार स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होने के बाद दोबारा से कभी भी सेल डिवीजन नहीं करते हैं। ये G0 फेज में ही रहते हैं। जैसे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन स्टेम सेल से डिफरेंशिएट हुआ, वो जीवन भर आपके दिमाग में डिवीजन के पर्सपेक्टिव से साइलेंट रहेगा। कभी भी न्यूरॉन डिवीजन के थ्रू एक दूसरे न्यूरॉन का निर्माण नहीं करेगा। और हार्ट सेल भी इसी तरीके से ही होती है। मसल सेल भी G0 फेज में ही रहती है। इन सभी सेल को क्विसेंट सेल के नाम से जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हमारे सोमैटिक सेल्स जो सेल साइकिल के प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए, ये इंटरफेस सेल साइकिल का लगभग 90% भाग होता है जो कि 20 से 22 घंटे तक चलता है। इसमें पहला G1 फेज में क्या होता है, इसमें S फेज के लिए जो जो चीजें आवश्यक होती हैं उन सब चीजों का इस फेज में सिंथेसिस होने लगता है। ये सेल साइकिल का 30 से 40% का भाग होता है, लगभग 10 घंटे का भाग। इस फेज में डीएनए, पॉलीमरेज, आरएनए, एमआरएनए, काम के प्रोटीन वो सब निर्मित होने लगते हैं। यानी ये फेज मेटाबॉलिकली बहुत ही ज्यादा एक्टिव फेज है। देखिए, G1 फेज के बाद सेल साइकिल अपने दूसरी फेज में पहुंचता है, जिसमें दूसरे फेज में पहुंचने से पहले इसमें पहले वाले फेज को एक चेक पॉइंट के
थ्रू ये साबित करना होता है कि जो चीजें इस फेज में हुई हैं वो सब चीजें ठीक से हुई हैं कि भी नहीं। एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। ये क्या करता है, ये एक चेक पॉइंट की तरह होता है और ये वो सब चीजें चेक करता है। अगर सब चीजें सही से हुआ है तब ये प्रोटीन G1 फेज को आगे एस फेज में प्रोसेस होने के लिए आगे बढ़ा देता है और ये वाला प्रोटीन यानी चेक पॉइंट का प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट जो कि सेल के अंदर क्रोमेटिन के रूप में फैला हुआ है वो अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, यानी डीएनए रेप्लिकेट होने लगता है। जो एंजाइम सिंथेसाइज हुए थे जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं वो सब डीएनए को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जिस प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप रहता है यानी बंधा हुआ रहता है, हिस्टोन प्रोटीन, वो भी इस फेज में बनना शुरू हो जाते हैं। और सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम जो कि क्रोमोसोम के डिवीजन में मदद करता है, वो भी अब अपनी संख्या 1 से 2 करने लगता है रेप्लिकेट होकर। ये एस फेज हमारे पूरे सेल साइकिल का लगभग 30 से 50% का भाग होता है, लगभग 10 से 12 घंटे का। इसके बाद एक और चेक पॉइंट SG2 चेक पॉइंट इस प्रोसेस को चेक करके सेल साइकिल के तीसरे फेज को आगे बढ़ाता है। ये चेक पॉइंट का जो प्रोटीन होता है दरअसल डीएनए में जो रेप्लिकेशन हुआ है वो चेक करता है कि ये रेप्लिकेशन सही से हुआ है कि नहीं। इसके बाद अगला फेज चालू होता है जो कि होता है G2 फेज यानी गैप 2 फेज या ग्रोथ 2 फेज। ये G2 फेज लगभग 10 से 20% भाग होता है पूरे के पूरे सेल साइकिल का, लगभग 2 घंटे का। और इसमें क्या होता है, इसमें काम के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होकर कई सारी संख्या में बढ़ जाती हैं। अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा डिवाइड होकर बहुत सारे बन जाएंगे। इसमें बहुत सारे एटीपी का सिंथेसिस होता है ताकि सेल डिवीजन के समय बहुत ही हैवी मात्रा में इस्तेमाल होने वाले एटीपी की आपूर्ति की जा सके। और इन सब के बाद हमारे सेल साइकिल का सबसे आखिरी स्टेज आता है जिसे एम फेज कहते हैं, यानी माइटोसिस का फेज। माइटोटिक फेज भी 2 फेजेस में जाकर बढ़ जाता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस जहां कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस से है और काइनेसिस का मतलब अलग होना, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म अलग होता है किसी सेल के डिवीजन के समय। एक काम करते हैं, इस बात को यानी इस एम फेज को हम ढंग से अगली वीडियो में समझ लेते हैं, ये माइटोसिस का फेज आखिर काम कैसे करता है। तब तक आप इस सेल साइकिल वाले वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। देखिए, जब एक सेल डिवीजन के थ्रू नई नई डॉटर सेल में बनी हुई होती है तो सबसे पहले वो पोषण लेकर अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर दोगुना कर लेती है, अपने साइज को भी बड़ा कर लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह को भी संख्या में बढ़ा लेती है। उसके बाद जब ये सेल का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब ये अपने आप को डिवाइड करके 2 नए सेल में बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह से सेल का डिवाइड होना, फिर पोषण लेकर बड़ा होना, उसके बाद फिर से डिवीजन के लिए तैयार हो जाने की क्रिया को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल का वो हिस्सा जिसमें सेल पोषण लेकर खुद को बड़ा करता है उसे इंटरफेस कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने इस पर बात कर लिया है। अब इस वीडियो में हमें बात करना है कि पोषण लेने के बाद सेल खुद को डिवाइड कैसे करता है। सेल साइकिल के इस फेज को जिसमें सेल डिवाइड होती है इसे माइटोसिस का फेज कहा जाता है। और हमारे शरीर में जर्म सेल यानी गैमेट सेल, स्पर्म और एग के अलावा सभी सोमैटिक सेल के नाम से जाने जाते हैं और इन सभी में माइटोसिस की क्रिया देखी जाती है। हिंदी में इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ध्यान रहे, जैसे स्पर्म और एग, इनमें माइटोसिस की क्रिया नहीं होती है, इनमें मायोसिस की क्रिया होती है जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम माइटोसिस को समझते हैं। देखिए, माइटोसिस की क्रिया जिसे सेल साइकिल में एम फेज के नाम से जानते हैं 2 भागों में बटी हुई होती है। कैरियोकाइनेसिस जिसमें सेल का न्यूक्लियस 2 भागों में बटता है, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल का साइटोप्लाज्म अलग होकर अंततः 2 सेल का निर्माण कर देता है। 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल का निर्माण होता है इसमें। कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है 4 भागों में बटा हुआ होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। चलिए जानते हैं कि प्रोफेज में आखिर क्या होता है। देखिए, प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में सबसे पहले तो न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए धीरे धीरे कंडेंस होने लगती हैं। कंडेंस होकर धीरे धीरे ये क्रोमोसोम के रूप में बदलना शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ सेंट्रियोल्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि G2 फेज में डिवाइड होकर संख्या में 2 बन गए थे, अब उनके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं
और जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल्स के चारों ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो ये एक तारे का रूप ले लेते हैं, इसीलिए इसे एस्टर्स कहा जाता है। प्रोफेज के खत्म होते होते ऐसा होता है कि न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो पूरी तरीके से डिसअपियर्ड हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी जैसी चीजें अस्तित्व में रह ही नहीं जाती हैं, बस डीएनए रहता है जो कि धीरे धीरे कंडेंस होकर बिल्कुल एक में एक सटकर क्रोमोसोम का रूप लेना शुरू कर देते हैं। और ये सेंट्रियोल्स भी धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते रहते हैं, जिनके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल अब स्ट्रेच होकर एक लंबे से फाइबर का रूप लेने लगते हैं जिसे स्पिंडल कहा जाता है। उसके बाद माइटोटिक फेज का दूसरा फेज चालू होता है जिसे मेटाफेज के नाम से जाना जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, डीएनए कंटेंट अब पूरी तरीके से कंडेंस होकर क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं और बीच में ये इक्वेटर लाइन पर अरेंज होने लगते हैं। जो स्पिंडल फाइबर का निर्माण हुआ था सेंट्रियोल्स के थ्रू, वो अब और ज्यादा संख्या में बढ़ने लगते हैं और ये सेंट्रियोल्स अब अपोजिट पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ये फाइबर इतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एक दूसरे को जोड़कर दोनों पोल के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस बैकबोन की तरह बना लेते हैं। साथ ही साथ इन्हीं स्पिंडल फाइबर से निकले हुए माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर जाकर जुड़ जाते हैं, जिसे काइनेटोकोर स्पिंडल्स कहते हैं। दोनों ही पोल से हर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक एक काइनेटोकोर फाइबर जुड़ा रहता है और इन दोनों के ऊपर एक हल्का सा खिंचाव सा बनता है, दोनों को अलग करने के लिए, क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करने के लिए। उसके बाद माइटोटिक फेज का तीसरा फेज चालू होता है जिसे एनाफेज कहते हैं। इस स्टेट में आने से पहले एक चेक पॉइंट पिछले के स्टेज में हुए सभी कार्यों को चेक करता है कि वो काम सही से हुए हैं कि नहीं। चेक करने के बाद अलाउ होता है एनाफेज में इंटर करने के लिए। एनाफेज में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को ऊपर की ओर खींचने लगते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में टूटकर अलग हो जाते हैं और ये अलग हुआ क्रोमेटिड्स अब अपने अपने पोल्स की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। उसके बाद हमारे माइटोटिक फेज का सबसे आखिरी फेज आता है जिसे टीलोफेज के नाम से जानते हैं। टीलोफेज में क्या होता है, जो नए नए क्रोमेटिड्स अलग होकर अलग अलग पोल की तरफ शिफ्ट हुए थे वो अब डीकंडेंस होकर क्रोमैटिन फाइबर के रूप में फैल जाते हैं और इन्हीं के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है। धीरे धीरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होने लगता है और गोल्जी बॉडी जैसी चीजें भी फॉर्म होने लगती हैं और एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों पोल की तरफ शिफ्ट हुए जो नए नए न्यूक्लियस बने हैं उनके तरफ नए नए ऑर्गेनेल्स का निर्माण भी हो जाता है और कुछ इस तरीके से सेल के अंदर कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस के विभाजन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, जिसके बाद अब शुरू हो जाता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की प्रक्रिया का। ये साइटोप्लाज्म के विभाजन की प्रक्रिया को दरअसल साइटोकाइनेसिस कहते हैं और ये साइटोकाइनेसिस सेल के विभाजन के एनाफेज में ही चालू हो जाता है। जब पेरेंट सेल में जो विभाजन की क्रिया चालू होती है उसी समय सेल के बीच में एक फरो क्लीवेज रिंग का निर्माण हो जाता है जो कि टीलोफेज तक चलता है। ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की बनी हुई रिंग होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगी हुई होती है। ये रिंग धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर की ओर पुश होते होते खुद को दो हिस्सों में बांट लेती है और दो नए सेल का निर्माण हो जाता है। आपको बता दें कि सेल के विभाजन की ये क्रिया केवल सोमैटिक सेल्स में होती है। हमारे सेक्स सेल्स जैसे स्पर्म और एग में ऐसा नहीं होता है। उनमें मायोसिस की क्रिया होती है जिनमें 4 नई सेल्स का निर्माण बनता है और सब में आधे आधे क्रोमोसोम्स शिफ्ट होते हैं। अगली वीडियो में हम उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस वीडियो से उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको ये बात आसानी से समझ आ गई होगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके भाई बहनों का चेहरा अलग क्यों है आपसे, जबकि आपके माता पिता तो एक ही हैं? फिर ऐसा क्यों हो जाता है? जानते हैं, हमारे शरीर में हमारे गैमेट सेल्स जैसे स्पर्म और एग, उनमें कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपको आपके भाई बहनों से थोड़ा अलग बना देती हैं। उस क्रिया को मायोसिस कहते हैं। हिंदी में इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। हमारे शरीर के जो बाकी सेल्स हैं जैसे लिवर की सेल्स, किडनी के सेल्स या स्किन की सेल्स, जब ये सब विभाजित होती हैं तो दोनों ही सेल्स बिल्कुल एक जैसे बनती हैं। यानी विभाजित हुई डॉटर सेल बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह होती है, बिल्कुल आइडेंटिकल, जिसे डिप्लॉयड सेल कहते हैं। लेकिन जब हमारे गैमेट सेल बनते हैं स्टेम सेल से डिफरेंशिएट होकर, तो उनमें विभाजन के बाद बने डॉटर सेल हैप्लॉयड होते हैं। मतलब उसमें क्रोमोसोम का विभाजन होकर 4 अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है और इसमें जो विभाजित क्रोमोसोम है इसमें बहुत सारा मिक्सिंग भी हो जाता है। चलिए आपको ढंग से समझाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, मायोसिस में सेल का विभाजन 2 राउंड में होता है, मायोसिस 1 और
मायोसिस 2 दोनों ही राउंड में 4-4 भाग होते हैं और अंत में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती है। देखिए, मायोसिस की प्रक्रिया हम मनुष्यों में औरतों के ओवरीज और मर्दों के टेस्टिकल्स में होता है। इसमें भी ठीक वैसी ही प्रक्रिया होती है जैसे बाकी के सोमैटिक सेल्स में होता है। सेल साइकिल का इंटरफेज होता है, G1 फेज आता है, S फेज होता है, G2 फेज, ये सब होता है जिसमें सेल खुद को पोषण करके बड़ा करती है। S फेज में डीएनए खुद को रेप्लिकेट करके डीएनए का कंटेंट डबल कर लेता है और इसी फेज में ही स्टेम सेल में मौजूद सेंट्रियोल्स भी अपनी संख्या 1 से 2 कर लेते हैं डुप्लीकेट होकर। देखिए, मायोसिस के पहले राउंड में माइटोसिस की तरह ही 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसमें क्या होता है, हमारे ओवरीज और टेस्टिकल्स में मौजूद स्टेम सेल्स प्रोफेज में अपने डीएनए को कंडेंस करके एक क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। ये स्टेम सेल डिप्लॉयड होता है, मतलब इस सेल में हमारे माता और पिता दोनों के डीएनए का कंटेंट मौजूद होता है। दोनों डीएनए कंटेंट जब क्रोमोसोम बन जाते हैं तो इन दोनों में एक बहुत ही खास प्रकार की प्रक्रिया होती है जो कि नॉर्मल सेल में नहीं होती है हमारे बॉडी के अंदर। देखिए, क्या होता है कि हमारे सेल में जो डिप्लॉयड डीएनए मौजूद है हमारे माता और पिता दोनों का, जब वो क्रोमोसोम बन जाते हैं तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक साथ अलाइन होकर बिल्कुल एक के पीछे एक अरेंज होकर एक संरचना बना लेते हैं जिसे टेट्रेट कहते हैं। ये बहुत ही स्पेशल घटना घट रही होती है हमारे गैमेट सेल के अंदर। ये होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर जीन्स को कैरी किए रहते हैं, लेकिन ये जीन्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं क्योंकि एक माता पक्ष से होता है और एक पिता पक्ष से। साइड बाय साइड पेयर होने के बाद एक बहुत ही स्पेशल इवेंट घटित होता है। होता यह है कि इसी क्रोमोसोम के कुछ स्पेसिफिक पोर्शन का आपस में क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब पीछे वाले क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा आगे वाले पोर्शन में आ जाता है और आगे वाले क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ऐसा होने से अब क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी पैदा हो जाती है। फिर प्रोफेज 1 के बाद दूसरा फेज चालू होता है मेटाफेज 1 का, लेकिन एक छोटा सा फेज और आता है इन दोनों फेजेस के बीच में। प्रो मेटाफेज 1 हमारे शरीर के साधारण सेल जिनमें माइटोसिस होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम के दोनों एंड पर काइनेटोकोर स्पिंडल अटैच हो जाते हैं, लेकिन चूंकि मायोसिस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े रहते हैं, इसीलिए दोनों में से एक एक के ऊपर एक एक काइनेटोकोर स्पिंडल आकर जुड़ जाते हैं, बिल्कुल दोनों क्रोमोसोम के बीच में। ये दूसरा महत्वपूर्ण इवेंट है जो मायोसिस को माइटोसिस से थोड़ा डिफरेंट करता है। फिर मेटाफेज 1 में क्या होता है, यही क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल लाइन पर आकर अरेंज हो जाते हैं। फिर आता है तीसरा फेज एनाफेज 1, जिसमें क्या होता है कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होकर अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं और इसी फेज में अब साइटोप्लाज्म भी अलग होने लगता है, क्लीवेज फरो रिंग का निर्माण होने लगता है और अंत में टीलोफेज 1 आता है जो कि मायोसिस 1 का सबसे आखिरी भाग होता है। इसमें अलग हुए क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है, बाकी ऑर्गेनेल का निर्माण भी हो जाता है और साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है। क्लीवेज फरो टूटकर आपस में 2 नए सेल का निर्माण कर लेते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाता है और कुछ इस तरीके से मायोसिस 1 का राउंड पूरा घटित हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है 2 डिप्लॉयड सेल जो कि एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इसके बाद मायोसिस 2 का राउंड शुरू हो जाता है, क्योंकि मायोसिस का एंड प्रोडक्ट तो 4 हैप्लॉयड सेल होंगे, इसीलिए फर्दर प्रोसेस होना जरूरी होता है। इस मायोसिस 2 में भी 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। मायोसिस 2 का राउंड होने से पहले इसमें भी सेंट्रियोल्स अब डुप्लीकेट होकर 2 बन जाते हैं और फिर प्रोफेज 2 का फेज चालू होता है। इसमें क्या होता है, डीकंडेंस हुआ क्रोमोसोम दोबारा से कंडेंस होकर क्रोमोसोम के रूप में बनना शुरू हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। फिर मेटाफेज 2 शुरू होने से पहले ही प्रो मेटाफेज 2 आता है, जहां पर हर कंडेंस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर एक स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाता है दोनों पोल की ओर से। फिर मेटाफेज 2 आता है, जहां पर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एक मेटाफेज प्लेट पर आकर अलाइन हो जाते हैं। फिर आता है एनाफेज 2, जहां पर काइनेटोकोर से अटैच हुए स्पिंडल दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को खींचकर एक दूसरे से अलग कर देते हैं और क्रोमैटिड्स अब अपने अपने पोल की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। और लास्ट में आता है टीलोफेज, जहां पर अलग हुए क्रोमैटिड्स अब डीकंडेंस होकर डीएनए क्रोमैटिन का रूप बना लेते हैं। इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है और साइटोकाइनेसिस के थ्रू 2 अलग अलग सेल का निर्माण हो जाता है। क्योंकि यहाँ 2 सेल्स के साथ मायोसिस 2 का प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए एंड प्रोडक्ट के रूप में टोटल 4 हैप्लॉयड सेल का निर्माण होता है जो हमारे स्पर्म या एग होते हैं।
यही दो हैप्लॉइड सेल्स जब आपस में मिलते हैं तब एक बेबी का निर्माण होता है। अब चूंकि ये हैप्लॉइड सेल्स जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं, इसीलिए रैंडमली फर्टिलाइज एग या स्पर्म अलग अलग टाइप के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। इसीलिए कभी भी दो भाई बहन आपस में कभी मिलते जुलते नहीं हैं। दोनों में कुछ न कुछ अलग तो जरूर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात आसानी से समझ गए होंगे। आपने कभी ये सोचा है कि सेल के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स जो भोजन हम खाते हैं, मैक्रोमोलेक्यूल्स जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन वगैरह, वो सब आते कैसे हैं सेल के अंदर? क्योंकि सेल तो फॉस्फोलिपिड की दीवार से चारों ओर से घिरा रहता है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि बिल्कुल टनल की तरह काम करते हैं सेल के अंदर मॉलिक्यूल को डिलीवर कराने के लिए। पर ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल आता कैसे है। देखिए, सेल के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक होता है नॉन मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन। ये पहला प्रकार है सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का। इसमें क्या होता है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद कुछ छोटे छोटे गैप मौजूद होते हैं ट्राइग्लिसराइड और फॉस्फेट के बीच में। उनमें से कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को पार करके सेल के अंदर आ जा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आ जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मॉलिक्यूल लिपिड में आसानी से घुल सकते हैं। क्योंकि ये मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर पाते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बिना एनर्जी के सहायता से होता है। दूसरा टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें सेल मेम्ब्रेन पर कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सब्सटेंसेस को आसानी से सेल के अंदर आने जाने में मदद करते हैं। जैसे कुछ लार्ज मॉलिक्यूल हो गए जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को भेद कर मेम्ब्रेन के आर पार नहीं जा सकते हैं, वही मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। पर इसमें एक कैच है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं इसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के साथ काम करते हैं। मतलब जब भी मॉलिक्यूल इन प्रोटीन चैनल का इस्तेमाल करके सेल के अंदर या बाहर जाते हैं तो इसमें एनर्जी खर्च होती है एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन 2 टाइप का होता है। एक वो जिसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और दूसरा वो जिसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे एक्टिव सेल ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए, चूंकि इसमें मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए प्रोटीन चैनल की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन चैनल भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पंप, एक होता है चैनल और एक होता है कैरियर। पंप क्या होता है, ये मॉलिक्यूल का मूवमेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट करता है। मतलब इसमें अपहिल मूवमेंट होता है। जहां पर लो कंसंट्रेशन होता है वहां से मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, मतलब बिल्कुल अपोजिट। इसीलिए इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस से मिलता है, इसीलिए इसे पंप कहा जाता है। दूसरा होता है चैनल। चैनल एक सिंपल टनल की तरह होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रकार का प्रोटीन जो कि 2 प्रकार का होता है। एक जिसे कहा जाता है पोर, जो हमेशा खुला रहता है। इसमें आयन आसानी से चैनल मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार आ जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है पोरिन और एक्वापोरिन। और एक होता है गेटेड चैनल। इस चैनल के गेट हमेशा खुले नहीं रहते हैं। इनमें एक खास प्रकार का लिगेंड या वोल्टेज के संपर्क में आने पर यह गेट खुलता है और आयंस चैनल के थ्रू मूवमेंट कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो कि न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है कैरियर्स। ये बहुत ही स्पेशल किस्म का चैनल होता है प्लाज्मा प्रोटीन। इनमें 2 गेट होता है और दोनों गेट कभी भी एक साथ नहीं खुले रहते हैं, एक एक करके गेट खुलता है। पहले एक गेट खुलता है जो कि मॉलिक्यूल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये गेट बंद होता है। फिर दूसरा गेट खुलता है और मॉलिक्यूल को दूसरे साइड डिलीवर कर देता है, या इसे ऐसे समझिए कि ये अपने शेप में चेंज करके मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड डिलीवर कराता है। ये भी 3 प्रकार का ही होता है। एक होता है यूनिपोर्टर जो एनर्जी यानी एटीपी का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल को केवल एक डायरेक्शन में मूव कराता है, वो भी केवल एक तरीके के पर्टिकुलर पार्टिकल को। दूसरा होता है सिम्पोर्टर। इसमें भी कैरियर एटीपी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके 2 मॉलिक्यूल को एक साथ एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाता है। और तीसरा होता है एंटीपोर्टर। इसमें भी एटीपी का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें 2 मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं, इसीलिए इसे एंटीपोर्टर
यूनिपोर्टर के नाम से जाना जाता है। मुझे पता है कि इतना सब कुछ जानकर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन प्रोटीन चैनल को आप अलग से समझिए, सेल ट्रांसपोर्टेशन क्लासिफिकेशन से अलग। अभी मैंने आपको बताया कि मीडिएटेड सेल ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव और पैसिव दो प्रकार का होता है। पैसिव में एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। पैसिव में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जैसी चीजें आती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आयंस या मॉलिक्यूल का मूवमेंट प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होता है। इसका एग्जाम्पल हमारे गट में फ्रक्टोज का अब्जॉर्प्शन है, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। और ऑस्मोसिस में वाटर का फ्री मूवमेंट होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जब एक सोल्यूशन में सॉल्यूट यानी साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हायर हो जाता है। वही एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में मेनली कैरियर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। वही कैरियर प्रोटीन जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में यूनिपोर्टर का इस्तेमाल होता है और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर का, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। सिम्पोर्टर का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे भोजन पचने के बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अब्जॉर्प्शन एंटेरोसाइट के अंदर सिम्पोर्टर के थ्रू ही होता है। और एंटीपोर्टर का सबसे अच्छा उदाहरण सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्टर है। अब देखिए, इसी तरह से हमारे सेल के अंदर में तीसरे प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वेसिकल्स का। वेसिकल्स फास्फोलिपिड के मेम्ब्रेन का बना हुआ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर मटेरियल भरा रहता है। और ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन में फ्यूज होकर या तो मटेरियल को सेल के बाहर की ओर एक्सपेल कर देते हैं या अंदर की ओर। जब वेसिकल्स के अंदर भरा हुआ मटेरियल सेल के अंदर फ्यूज हो जाता है तो इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस भी दो प्रकार का होता है। फैगोसाइटोसिस, जिसमें सॉलिड मटेरियल जैसे बैक्टीरिया वगैरह एक वेसिकल्स के अंदर एनवलप होकर मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर सेल के अंदर जाते हैं, जहां पर लाइसोसोम इन्हें डिग्रेड करता है। और दूसरे प्रकार का एंडोसाइटोसिस होता है पिनोसाइटोसिस, जब लिक्विड मटेरियल्स वेसिकल्स के थ्रू सेल के अंदर आता है। ये तो हुआ एंडोसाइटोसिस की बात। अब ये जान लेते हैं जब यही वेसिकल्स सेल के अंदर प्रोसेस होकर सेल से बाहर क्यों निकलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं। सेल से बाहर वेसिकल्स के बाहर निकलने की क्रिया को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूरॉन, जहां पर न्यूरॉन के एंड पर न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं साइनेप्स पर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा पाया हूं कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। तीन प्रकार से होता है, फिर से दोहरा रहा हूँ, नॉन मीडिएटेड, मीडिएटेड और वेसिकल्स के थ्रू। इनमें बहुत सारे टाइप्स भी हैं। देखिए, हम सब जानते हैं हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और यही ऑर्गन आपस में मिलकर हमारा पूरा का पूरा शरीर बना लेते हैं। लेकिन एक बात एक साधारण मनुष्य जरूर सोचेगा कि जब सेल ही हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है तो वो आपस में जुड़ता कैसे है। जैसे मानो घर बनाते वक्त ईंट से दीवार बनती है और ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट का मसाला लगाया जाता है और फिर एक ठोस दीवार बनकर तैयार हो जाती है। अगर वो मसाला कमजोर रहा, उसमें बालू और सीमेंट का मिश्रण थोड़ा सा भी कम हुआ तो दीवार कमजोर हो जाएगी और ईंट एक दूसरे को छोड़कर गिर जाएंगे। ठीक सेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। बिल्डिंग ब्लॉक हो गए हमारे सेल्स और उनको जोड़ने के लिए हमारे शरीर में कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो सेल्स को आपस में जोड़कर जंक्शन बनाते हैं। इसीलिए इसे सेल जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। चलिए जानते हैं कि ये सेल जंक्शंस आपस में जुड़ते कैसे हैं। देखिए, शरीर में सेल कुल 5 प्रकार से आपस में जुड़े रहते हैं और ये जो पांचों प्रकार है ये सेल के अलग अलग पोजीशन से सेल को जोड़ते हैं और सभी का फंक्शन थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। तो चलिए जानते हैं पांचों के बारे में। पहले प्रकार का जो जंक्शन है उसे टाइट जंक्शन कहते हैं। टाइट जंक्शन प्राइमरीली हॉलो ऑर्गन के लाइनिंग के सेल के बीच में पाया जाता है, जैसे एंडोथेलियल सेल और एपिथेलियल सेल्स। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे स्टमक के अंदर जो लाइनिंग वाली सेल होती है, उसमें ये टाइट जंक्शन पाया जाता है। ब्रेन में कोई भी वेस्ट मटेरियल ना जा सके, इसीलिए ब्लड ब्रेन बैरियर के लिए एपिथेलियल सेल के बीच में टाइट जंक्शन पाया जाता है। जैसा कि इसका नाम है टाइट जंक्शन, इसका काम यही होता है कि ये सेल्स के बीच में किसी भी सब्सटेंसेस को पास होने नहीं देता है और इसका लोकेशन दो सेल के बीच में अपाइकल सरफेस या लैटरल सरफेस की तरफ साइड में ऊपर की ओर होता है। दूसरे प्रकार का जो जंक्शन होता है वो होता है एडेरेंस जंक्शन। देखिए, ये जो पहले प्रकार का जंक्शन था उसका काम था कि सेल्स के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल को पास होने न दे। अब ये जो एडेरेंस जंक्शन है इसका काम यही होता है कि जब दो सेल्स आपस में जुड़े और जब उनके ऊपर कोई भी एब्रेसिव या टेंसाइल फोर्स लगे
तो ये उस फोर्स को सहन करने में मदद कर सके ताकि सेल्स आपस में फर्मली जुड़ी रहे। इसमें भी प्रोटीन्स का ही रोल होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन का, जो कि सेल्स को बहुत ही मजबूती से पकड़े रहते हैं। बस अंतर इतना है कि ये टाइट जंक्शन के नीचे होते हैं, ज्यादा बेसल मेम्ब्रेन की तरफ, यानी नीचे की ओर। जहां जहां टाइट जंक्शन होगा वहां ये अधेरेंट जंक्शन भी होगा ही होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फेफड़े की टिश्यू, स्किन के टिश्यू, ब्लड वेसल्स के टिश्यू। तीसरे प्रकार का जो सेल जंक्शन है वो होता है डेस्मोसोम्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सेल जंक्शन के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे दो सेल्स के अंदर जो प्रोटीन फिलामेंट होते हैं, जो कि सेल्स के अंदर साइटोस्केलेटन की तरह होते हैं, उनको आपस में जोड़कर दो सेल्स के बीच में जंक्शन को इतना ज्यादा मजबूत बना देता है कि किसी भी प्रकार के मैकेनिकल प्रेशर को ये आसानी से बियर कर सकें। इसमें बहुत सारे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है, स्पेशली कैथेरिन्स। ये जनरली टाइट जंक्शन के नीचे पाया जाता है और हमारे हार्ट मसल्स में तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट मसल में ये इंटरकोलेटेड डिस्क के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हार्ट हमेशा काम करता रहता है, इसीलिए हार्ट मसल को फंक्शनल बनाए रखने के लिए ये बहुत मदद करता है। चौथे प्रकार का जो सेल जंक्शन है वो होता है हेमीडेस्मोसोम्स। ये एक स्पेशल प्रकार का सेल जंक्शन है जो कि सेल को सेल से नहीं बल्कि सेल को उसके बेस में मौजूद बेसल मेम्ब्रेन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता है। स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स सेल्स को बेसल मेम्ब्रेन से जोड़कर टिश्यू में स्टेबिलिटी लाते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोटीन फंक्शन में होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्किन टिश्यू। इंटेग्रिन इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटीन होता है। पांचवा और आखिरी सेल जंक्शन जो दो सेल्स के बीच में होता है वो होता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन बिल्कुल एक टनल की तरह होता है दो सेल्स के बीच में, जो कि कोनेक्सॉन नाम के एक प्रोटीन से बना हुआ होता है। गैप जंक्शन टिश्यू के बेसल साइड की तरफ ज्यादा होता है और इसके फंक्शन के थ्रू ही एक सेल दूसरे सेल में आयंस और बाकी के मटेरियल को आर पार भेज सकता है। इसी गैप जंक्शन की वजह से दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट भी कर पाते हैं मटेरियल के आदान प्रदान से। हृदय में, लंग्स में और हमारी स्किन में ये गैप जंक्शन पाया जाता है। ये गैप जंक्शन के सबसे अच्छे उदाहरण है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये जान गए होंगे कि दो सेल्स आपस में जुड़े कैसे रहते हैं। अगर आपको और भी जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे शरीर के सेल्स आपस में बात कैसे करते हैं? क्योंकि जब तक सेल्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, एक सेल अपना सिग्नल दूसरे सेल में भेज नहीं पाएगा और यही कम्युनिकेशन सेल में सेल की ग्रोथ, सेल की डेवलपमेंट जैसे चीज़ों में बहुत मदद करता है। जैसे न्यूरॉन को जब भी कोई न्यूरल इम्पल्सेस भेजना होता है या रिसीव करना होता है तो वो क्या करता है, एक न्यूरॉन अपने अंदर से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जो कि दूसरा न्यूरॉन रीड करता है, और इसी तरह एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पर न्यूरोट्रांसमीटर भेजकर आपस में कम्युनिकेट करते हैं और नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट हो पाता है। पर एक्चुअल में ये सब होता कैसे है और सेल कितने प्रकार से एक दूसरे से बात कर पाते हैं यानी कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिसे हम सेल सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं, वो होता कैसे है, ये जानना बहुत ही रोचक होगा और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने जा रहे हैं। देखिए, सेल आपस में कुल 4 प्रकार से कम्युनिकेट कर पाते हैं, यानी सेल सिग्नलिंग 4 प्रकार की होती है। मतलब सेल अपने सिग्नल को या कोई भी मॉलिक्यूल को दूसरे सेल पर भेजकर आपस में बातें कर सकते हैं। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, एक होता है ऑटोक्राइन, एक होता है पैराक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। देखिए, जो पहले प्रकार का सिग्नलिंग है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, वो हमारे दो सेल के बीच में एक स्पेशल किस्म के जंक्शन की वजह से होता है। ये जंक्शन गैप जंक्शन होता है। इसमें दो सेल के बीच में एक टनल की तरह संरचना बनी हुई होती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से दो सेल के बीच में आयंस और मॉलिक्यूल आपस में शेयर हो पाते हैं, या कहिए एक सेल से दूसरे सेल में जा पाते हैं, और ऐसा करके सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मसल फाइबर की सेल्स और हड्डियों के ऑस्टियोसाइट्स इस प्रकार के कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। इसका एक और अच्छा उदाहरण है इम्यून सेल मैक्रोफेज का, जो वायरस को एनगल्फ करके उनके कुछ प्रोटीन को सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करते हैं और फिर टी सेल उसी प्रोटीन से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उस वायरस की इंफॉर्मेशन लेकर वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरे प्रकार का जो सेल सिग्नलिंग है उसे ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें सेल के अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स तो आपको पता ही होगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ केमिकल भरे हुए होते हैं। जब कोई सेल वेसिकल्स को रिलीज करती है, जिसके अंदर भरे हुए केमिकल किसी दूसरे सेल के ऊपर बने लिगेंड या कहिए रिसेप्टर से जाकर बाइंड होता है, और बाइंड होने के बाद वो उसे रीड करता है दूसरा सेल,
जहां पर वो बाइंड हुआ है और आगे सिग्नल प्रोसेस हो पाता है। लेकिन ऑटोक्राइन में क्या होता है, देखिए सेल खुद से ही वेसिकल्स रिलीज करता है। वेसिकल्स से जो केमिकल निकलते हैं वो उसी सेल के ऊपर मौजूद लिगेंड से जाकर बाइंड होगा। मतलब एक सेल खुद ही वेसिकल्स रिलीज करेगा केमिकल वगैरह, और उसी सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर से वो बाइंड भी होगा और सेल फंक्शन करता है इस तरीके से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मोनोसाइट के ऊपर इंटरल्यूकिन 1 साइटोकाइन का रिलीज होना और खुद से ही बाइंड होना। और कैंसर में कैंसर मेटास्टेसिस भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। तीसरे प्रकार का जो सेल सिग्नलिंग होता है वो होता है पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है, सेल वेसिकल्स रिलीज करता है, वेसिकल्स में केमिकल भरे रहते हैं। इसमें क्या होता है, वेसिकल्स में भरे केमिकल दूसरे सेल पर बने लिगेंड या रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर बाइंड होगा और एक सेल दूसरे सेल से इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। इस प्रकार से सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस पैराक्राइन में हमारे न्यूरॉन्स द्वारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल भेजना, ये एक पैराक्राइन सिग्नलिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। चौथे प्रकार का जो सिग्नलिंग है वो होता है एंडोक्राइन। मुझे लगता है एंडोक्राइन आप सभी लोग सुने ही होंगे, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है हार्मोन का सिस्टम। इसमें क्या होता है, सेल अपने अंदर से वेसिकल्स के थ्रू कई सारे केमिकल रिलीज करता है, यानी हार्मोन को। ये रिलीज हुए केमिकल सीधे ब्लड में जाते हैं। ब्लड में पहुंचते ही ये हार्मोन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए अपने टारगेट सेल पर जाकर बाइंड होते हैं और सेल दूर से ही अपने सिग्नल को किसी दूर स्थित सेल पर जाकर सिग्नल दे पाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन विभिन्न ग्लैंड के सेल पर जाकर उन्हें एक्टिवेट करता है, या कहिए पैनक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन विभिन्न सेल पर जाकर ग्लूकोज के अपटेक में मदद करता है। ये भी इसका एक अच्छा खासा उदाहरण है। इंसुलिन को आप ऐसा समझिए कि ये सेल के ऊपर एक की होती है। जब तक ये की नहीं लगेगी ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए वो ताला नहीं खुलेगा। तो ये रहा एक छोटा सा ओवरव्यू कि सेल आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, सेल सिग्नलिंग काम कैसे करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसान से आसान भाषा में ये बात समझ गए होंगे। हमारे शरीर में 200 से भी ज़्यादा प्रकार के सेल हैं और हर एक सेल अपना जीवन जीकर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद डेड हो जाता है, एक्सेप्ट कुछ सेल्स को छोड़कर जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती हैं, जैसे न्यूरॉन। आपको बता दें कि जो सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं उनकी मृत्यु भी हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार से होती है। कुछ नेचुरल तरीके से मर जाते हैं, कुछ शरीर के अंदरूनी एनवायरनमेंट की गड़बड़ी की वजह से मर जाते हैं, कुछ चोट लगने या इंजरी की वजह से, तो कुछ टिश्यू में अपने खुद के सेल ही एक दूसरे को खा जाते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि सेल की मृत्यु आखिर होती कैसे है। चलिए जानते हैं बिना देर लगाए। देखिए, सेल की मृत्यु शरीर के अंदर 4 प्रकार से हो सकती है। पहले प्रकार की मृत्यु सेल में वो जिसमें सेल खुद ही सुसाइड कर लेता है, जिसे कहते हैं एपोप्टोसिस। एक प्रकार की मृत्यु वो जिसमें सेल का मर्डर हो जाता है, जिसे कहते हैं नेक्रोसिस। जब सेल को जीवन यापन करने के लिए कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो फिर सेल अपने अंदर के ही ऑर्गेनेल को खाने लगती है, जिसे कहते हैं ऑटोफेजी। ये तीसरे प्रकार का सेल डेथ होता है। और एक प्रकार का सेल डेथ वो जिसमें सिमिलर टिश्यू के ही सेल्स आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं, जिसे एंटोसिस कहते हैं। ये चौथे प्रकार का। अब देखो, पहले प्रकार का जो सेल डेथ होता है वो होता है एपोप्टोसिस। इसमें क्या होता है, सेल की मृत्यु पहले से ही सेल के अंदर प्रोग्राम्ड रहती है, इसीलिए इसे प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं। और ये प्रोग्रामिंग दरअसल सेल के अंदर कब एक्टिव होती है, जब सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए डैमेज होने लगता है। जब सेल कैंसर सेल में बदलने ही वाली होती है तब सेल के अंदर ये प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है, जो सेल को किल करने के लिए यानी सेल को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करने लगता है। इसमें देखिए, सेल को प्रोग्राम डेथ को एक्टिव करने के लिए एक स्पेशल किस्म का प्रोटीन होता है, जो कि सेल के अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक 2 फैक्टर से एक्टिवेट होता है। इस प्रोटीन का नाम है कैस्पेज। देखिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि बाहर से कोई अलग से सेल आकर सेल के ऊपर बाइंड होती है और सेल को सिग्नल देती है कि इस प्रोग्राम सेल डेथ के पूरे कार्यक्रम को एक्टिवेट कर दिया जाए, जिसके बाद इसी सेल के अंदर कैस्पेज नाम का प्रोटीन एक्टिव होकर सेल के स्केलेटन प्रोटीन को तोड़ने लगता है, जिससे सेल का आकार बदलने लगता है और सेल के ऊपर सेल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े, जिन्हें ब्लेब कहते हैं, वो बन जाता है और सेल धीरे धीरे डिसॉल्व होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। बाद में अलग से एक मैक्रोफेज आकर इन छोटे छोटे टुकड़ों को डिसॉल्व करके या कहिए इन्हें नष्ट कर देता है।
वही इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि सेल के अंदर ही कुछ ऐसे फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं डीएनए डैमेज हो जाने के बाद, जो सेल के अंदर ही मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया के वॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद साइटोक्रोम सी नाम का प्रोटीन सेल के अंदर ही एक्टिवेट होकर इसी कैस्पेज प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि सेल का शेप बदलकर उनमें ब्लेब लाकर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखिए, दूसरे प्रकार का जो सेल डेथ होता है इसे नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस एक प्रकार से सेल का मर्डर करना है। जब भी हमें चोट लग जाती है या जब भी कोई केमिकल हमारे स्किन पर गिर जाता है या शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम का ऐसा काम हो कि इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करना हो, तो इस प्रकार से सेल डेथ को नेक्रोसिस कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन की कमी से या जब सेल को चोट लग जाए या किसी टॉक्सिन की वजह से सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो, तो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे बिखरने लगता है। सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल स्वेल हो जाते हैं, यानी सूज जाते हैं, और सेल के अंदर लाइसोसोम का कंटेंट भी अब अपने मेम्ब्रेन से बाहर की ओर निकल जाता है और सेल के सभी ऑर्गेनेल को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तीसरे प्रकार का जो सेल डेथ होता है वो होता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या होता है, शरीर को जब भी भोजन नहीं मिलता है, जब सेल को न्यूट्रिशन के लिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल नहीं मिलते हैं, तो सेल अपने अंदर के ऑर्गेनेल को ही खाना शुरू कर देता है। पहले सेल उस ऑर्गेनेल को खाना शुरू करता है जो पहले से ही डैमेज हो चुका है। जैसे अगर कोई माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर डैमेज है तो उसे ही डिसॉल्व करके सेल एनर्जी बनाएगा। ऐसा करते करते सेल अपने सारे वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करके ईट कर लेता है, और ऐसा होता है कि सेल पूरी तरीके से डिग्रेड होकर शरीर में एनर्जी सोर्स का काम करने लगता है। इसके लिए शरीर को बहुत ज़्यादा दिन तक भूखा रखना पड़ता है, यानी भोजन से बिल्कुल दूर रहना पड़ता है। इसकी खोज के लिए जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हाँ, ध्यान रखना है कि इसके लिए ज़रूरी है कि शरीर को भूखा रखा जाए ताकि शरीर अपने वेस्ट मटेरियल को खा सके, जो खराब ऑर्गेनेल हो गए या खराब सेल उन्हें ईट कर सके। चौथे प्रकार का जो सेल डेथ है, एंटोसिस, इसमें क्या होता है, जब कोई सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से अलग हो जाती है तो उसी टिश्यू का एक सेल उस सेल के साइटोप्लाज्म पर इन्वेड करके उसे एनगल्फ कर लेता है, यानी उसे खा लेता है। ये चौथे प्रकार से सेल का डेथ होना हुआ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या सेल डेथ आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया या नहीं। देखिए, आप एक बिल्डिंग को हमारा शरीर मान लीजिए बिल्डिंग के अंदर जो भी कमरे हैं वो शरीर के ऑर्गन है। कमरे के अंदर जो दीवार है उसे आप टिश्यू मान लीजिए, और दीवार में लगी जो ईंट है उसे आप शरीर की सेल मान लीजिए। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से पूरा का पूरा हमारा शरीर बन जाता है। आज का ये वीडियो है कि सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। जाहिर सी बात है टिश्यू बनाते हैं, पर ये काम कैसे करता है, कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या होता है। जैसे ईंट को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का मसाला लगता है, ठीक उसी तरह सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच में जो गैप रहता है उसको भरने के लिए क्या होता है, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 200 से भी ज्यादा प्रकार के सेल्स होती हैं। जब कोई एक प्रकार की सेल आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी संरचना बना लेती है तो उसे टिश्यू कहा जाता है। जैसे जब न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा नर्व बना लेंगे तो उसे नर्वस टिश्यू कहा जाएगा। एक टिश्यू के अंदर सेल्स के अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं जो टिश्यू को स्ट्रक्चर और फर्मनेस देगी। चलिए टिश्यू के पूरे कंपोनेंट को समझते हैं। देखिए, जब एक टिश्यू में जब कई सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो उस सेल के बीच में थोड़ा सा स्पेस भी रह जाता है, जिसे इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं। ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है इसमें एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें, जो कि इसे वाटरी जेल लाइक बनाते हैं। देखिए, एक टिश्यू में जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है स्टेशनरी या माइग्रेटरी सेल्स, दूसरा होता है ग्राउंड सब्सटेंस, और तीसरा होता है ये प्रोटीन के फाइबर्स। अब देखिए, एक टिश्यू में या तो सेम टाइप की सेल्स भी हो सकती हैं या मल्टीपल टाइप की सेल्स भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उस टिश्यू का फंक्शन क्या है। जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदरूनी दीवार पर मौजूद एंडोथेलियल टिश्यू में कई सारी सेल्स हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी सेल्स हैं जो कि कई तरीके की चीजों को सीक्रेट करती हैं या अब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए मल्टीपल टाइप की सेल वाली टिश्यू भी होती हैं।
और सेम सेल वाली टिश्यू भी होती हैं। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है एक टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, वो होता है ग्राउंड सब्सटेंस। देखिए ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, ये एक जेल लाइक वाटरी सब्सटेंस है जो कि टिश्यू को स्ट्रक्चर देता है, उन्हें फर्म बनाता है और संग ही संग इससे ही सेल न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ये वाटर स्टोरेज का काम भी करता है टिश्यू के अंदर। ये ग्राउंड सब्सटेंस भी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस शुगर का मॉलिक्यूल होता है, पॉलीसैकेराइड का। ये टिश्यू में सेल अधेसन और वुंड हीलिंग में काम करता है। प्रोटियोग्लाइकेंस एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है जो ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस से जुड़ा रहता है। ये टिश्यू में हाइड्रेशन मेंटेन करता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो कि लिंकर प्रोटीन की तरह होता है ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस और प्रोटियोग्लाइकेंस को जोड़ने के लिए। तीसरा कंपोनेंट जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में होता है वो होता है प्रोटीन के फाइबर्स, जैसे कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर के फाइबर्स। इन्हें फाइब्रोब्लास्ट नाम का एक स्पेसिफिक सेल रिलीज करता है। ये स्टेबिलिटी, सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं एक टिश्यू को। टिश्यू भी हमारे शरीर में 4 प्रकार की हो सकती हैं, यानी इनका क्लासिफिकेशन कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे शरीर में 2 ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, जैसे बोन्स टू बोन्स को जोड़ने का, बोन्स टू मसल को और ऑर्गन टू बोन्स को, या मसल से किसी भी चीज को जोड़ने के लिए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज जैसी चीजें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट। इसके अलावा इम्यून सेल जैसे मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल जैसी चीजें भी इसमें होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट इसमें फाइब्रस प्रोटीन को रिलीज करता है, जैसे कोलेजन, इलास्टिन जैसे चीजों को, और ग्राउंड सब्सटेंसेस को भी रिलीज करता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मैक्रोमोलिक्यूल्स। दूसरा होता है एपिथेलियल टिश्यू। वो हमारे शरीर के जो हॉलो ऑर्गन होते हैं उनके अंदर की लाइनिंग या जिन ऑर्गन के ऊपर लाइनिंग होती है उसमें यही एपिथेलियल टिश्यू मुख्य रोल प्ले करता है। हर एक एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जनरली कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि बाकी के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को रिलीज कर सकता है। तीसरा टिश्यू जो होता है वो मसल टिश्यू होता है। मसल टिश्यू में मुख्यतः मायोसाइट्स होती हैं जो कि 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। तीनों पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखिएगा। मसल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू बाकी के टिश्यू से जुड़ा रहता है। जाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ही इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंटेंट भी आता है। चौथे प्रकार का जो टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू, जिसमें मुख्यतः न्यूरॉन और ग्लियल सेल होती है। ये हमारे ब्रेन और नर्व की मुख्य टिश्यू है जो कि इम्पल्सेस को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने का काम करती है। इसमें रिलीज होने वाला एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मुख्यतः न्यूरॉन और एस्ट्रोसाइट द्वारा रिलीज किया जाता है। मैंने इन पर वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर चाहे तो नर्वस टिश्यू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि टिश्यू को मैं जितना संभव हो सका है मुझसे उतना साधारण भाषा में मैं आपको समझा पाने में सक्षम हो पाया हूं। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और जो भी मन में आए वो कमेंट करो। आपको पता ही होगा कि सेल्स आपस में बात करते हैं एक दूसरे को सिग्नल दे करके। क्या सिग्नल देते हैं? सेल के अंदर इस खास प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस करो, इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करो। जैसे बहुत सारी चीजों को परफॉर्म करने के लिए सेल एक दूसरे को सिग्नल देंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देगा और इस सिग्नलिंग के थ्रू आपस में बात होगा बहुत सारे मॉलिक्यूल के आदान प्रदान से, और उस मॉलिक्यूल को दूसरे सेल द्वारा रीड करके। उदाहरण के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन हमारे ग्रोथ प्लेट पर जाकर यानी एपिफिजियल प्लेट पर जाकर बाइंड होगा और उन्हें सिग्नल देगा प्रोलिफरेट होने के लिए उनके सेल्स को, ताकि हमारी लंबाई और ज्यादा बढ़ती जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि जब 2 सेल आपस में बात करते हैं एक दूसरे को सिग्नल देकर, तो उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए सेल के ऊपर एक ताला होता है। उसकी चाबी जो सेल मैसेज दे रहा है उससे निकलने वाले कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिसे लिगैंड कहते हैं। दूसरे सेल पर मौजूद जो ताला है, जो लॉक है, उसे रिसेप्टर कहते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इसी रिसेप्टर को ढंग से समझते हैं। देखिए, रिसेप्टर सेल के ऊपर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी दूसरे सेल से आने वाले सिग्नल लिगैंड के रूप में उन्हें डिटेक्ट करके यानी उनके साथ बाइंड होकर सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक एंड पर सिग्नल को रिले करते हैं और सेल के अंदर भेजते हैं। असल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल न केवल सेल के बाहरी वाले लिपिड लेयर पर होते हैं, बल्कि सेल के अंदर कुछ जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं उनके ऊपर भी ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर हमारे सेल के ऊपर 4 प्रकार के हो सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। चलिए उन चारों प्रकारों को ढंग से समझते हैं।
पहले प्रकार का जो सेल रिसेप्टर होता है वो होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। इसमें क्या होता है कि किसी दूसरे सेल द्वारा रिलीज हुआ एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जिसे लिगेंड कहते हैं, वो सेल के ऊपर बने रिसेप्टर पर आकर बाइंड होता है। बाइंड होने पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बने प्रोटीन के चैनल ओपन होते हैं और फिर इसके अंदर मॉलिक्यूल का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूरॉन पर मौजूद गाबा और ग्लूटामेट रिसेप्टर। हमारे न्यूरॉन पर मौजूद गाबा और ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर जब बाइंड होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के मॉलिक्यूल से, तब कैल्शियम चैनल ओपन होता है और न्यूरॉन के अंदर इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन हो पाता है। दूसरे प्रकार का जो सेल रिसेप्टर होता है वो होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर होता है जो कि मेम्ब्रेन पर 7 बार फोल्ड हुआ रहता है। जब भी कोई मॉलिक्यूल आकर इस रिसेप्टर से बाइंड होता है तो इसी 7 बार फोल्ड हुए प्रोटीन के ऊपर इसके साइटोसोलिक एंड पर यानी अंदर की तरफ एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन जी प्रोटीन अटैच रहता है, जो कि 3 सब यूनिट में बटा हुआ रहता है और ये तीनों ही यूनिट आपस में अटैच होकर 3 भागों वाला, जैसे ही कोई लिगेंड मॉलिक्यूल बाहर से आकर रिसेप्टर पर बाइंड होता है, मॉलिक्यूल के अटैच होने पर ये तीनों भाग वाला प्रोटीन 2 भागों में टूट जाता है। जी प्रोटीन से एक भाग अलग हो जाता है जिसे अल्फा प्रोटीन कहते हैं और एक भाग बीटा और गामा के कॉम्प्लेक्स के रूप में अलग होता है। यही अलग हुआ अल्फा प्रोटीन सेल के अंदर जाकर बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिया करके सेल के अंदर इस सिग्नल को रिले करवाता है, एम्प्लीफिकेशन करवाता है और इंटीग्रेशन करवाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी आंखों में मौजूद रॉड सेल में रिसेप्टर रोडोप्सिन, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म पर ही वर्क करते हैं। इसके वजह से ही हम डीम लाइट में भी चीज़ों को देख पाते हैं, मेनली ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को। तीसरे प्रकार का जो सेल रिसेप्टर होता है वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद 2 रिसेप्टर जिनके साइटोसोलिक एंड पर एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन अटैच रहते हैं, वो तब अपने ऊपर फॉस्फेट ग्रुप के मॉलिक्यूल को अटैच कर लेते हैं जब इन रिसेप्टर के ऊपर यानी बाहरी एंड पर कोई स्पेसिफिक लिगेंड आकर अटैच होता है। लिगेंड के अटैच होने पर ये दोनों रिसेप्टर आपस में जुड़कर एक डाइमर बना लेते हैं और जैसे ही ये फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हुए, इन पर एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन आकर फॉस्फेट ग्रुप को कैरी कर लेता है और फिर सेल के अंदर इसी फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू सिग्नल को इफेक्ट में लाता है और सेल के अंदर बदलाव देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंसुलिन और ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर। चौथे प्रकार का जो सेल रिसेप्टर होता है वो सेल के बाहरी सरफेस पर नहीं पाया जाता, बल्कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसीलिए इस रिसेप्टर को न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। ये टाइप 4 रिसेप्टर है। इसमें क्या होता है कि जब भी एक स्पेसिफिक लिगेंड मॉलिक्यूल सेल पर आता है तो वो सेल के मेम्ब्रेन को पार करके सीधे सेल के अंदर चला जाता है और साइटोप्लाज्म में ही मौजूद कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन के रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। फिर न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, वहां पर डीएनए के एक स्पेसिफिक पोर्शन से जाकर बाइंड होता है। फिर डीएनए में उसी स्पेसिफिक पोर्शन से आरएनए का निर्माण होता है और उसी आरएनए से कुछ स्पेशल किस्म के प्रोटीन का निर्माण होता है जो सेल के अंदर कई प्रकार की क्रियाओं को अंजाम देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्टेरॉयड हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, कभी जानेंगे इस बारे में भी। फिलहाल आपको बता दें कि अगर आप रिसेप्टर को ढंग से नहीं समझे हैं तो आप कभी भी हमारे शरीर में दवाएं कैसे काम करती हैं, कैसे ब्रेन में सिग्नल इम्पल्सेस जैसे चीज़ें काम करते हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप रिसेप्टर ढंग से ज़रूर समझिएगा और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर देकर मुझे मोटिवेट कीजिए।